अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्रुप डिस्कशन। अब इससे पहले भी हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन तो पढ़ा है, तो इसमें हम लोग कुछ एडवांस टेक्निक्स को देखेंगे और जो प्रीवियस क्रैश कोर्सेज आपने पढ़ा था उसमें से काफी सारा टॉपिक यहाँ पर ब्लेंड होगा, मिक्स होगा, तो जाहिर है हम लोग इसके तफसील में नहीं जाएंगे। नोट्स पे हमने इसको ऐड किया हुआ है, इसीलिए आप देख रहे हैं नोट्स काफी लंबा है, लेकिन हम लोग उसको वन बाय वन डिटेल से नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस क्रैश कोर्सेज में हमने इसको डिटेल डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग उन चीजों को एक स्ट्रक्चर वे में समझेंगे कि ग्रुप डिस्कशन में क्या जरूरी है, ठीक है, ऑन एडवांस लेवल। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और आप उसमें जाएंगे जब तो तमाम वीडियोस आपको मिल जाएगा। प्रीवियस क्रैश कोर्स बेसिकली जितने भी वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में सब एक क्रैश कोर्स है, खुद में क्रैश कोर्स है। तो प्रीवियस क्रैश कोर्स अलग अलग टॉपिक के नाम से मैंने डिस्कस किया है। जितने भी तरीके से जितना भी तरीके का फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, वोकल कम्युनिकेशन हो, रिटन कम्युनिकेशन हो, इसी तरीके से डिजिटल कम्युनिकेशन हो, और भी एथिक्स वगैरह के बारे में बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया है। तो आज हम लोग एडवांस लेवल पे देखेंगे ग्रुप डिस्कशन को किस तरीके से इफेक्टिवली किया जा सकता है। अ पावरफुल असेसमेंट टेक्निक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। इसके बाद हमारा एक और वीडियो आएगा जो कि लास्ट वीडियो रहेगा। ग्रुप डिस्कशन आर अ कॉमन असेसमेंट टेक्निक यूज्ड इन अ वेरियस कॉन्टेक्स्ट, particularly in a recruitment process. They provide a platform for candidate to demonstrate their communication ability, analytical skills, teamwork and leadership. अब देखिए ग्रुप डिस्कशन बहुत कॉमन होता है असेसमेंट टेक्निक के लिए, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल होता है। मोस्टली रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, जब आप जाते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए तो वहां पर आपका मल्टीपल राउंड्स होता है, तो वहां पर एप्टीट्यूड होता है, टेक्निकल होता है, यानी डिपेंड ऑन का आप किस डोमेन में जा रहे हैं। मैं टेक पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ आपको, तो सब जॉब इंटरव्यू डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से होता है, और मोस्ट ऑफ द जॉब इंटरव्यू मल्टीपल जो है राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, यानी यहाँ जो रिक्रूटर है वो आपको प्लेटफॉर्म देंगे कि आप अपना कम्युनिकेशन एबिलिटी को, एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब आप उनको डेमोस्ट्रेट कर सके कि आपके अंदर ये क्वालिटीज है कि नहीं है। क्योंकि देखिए टेक्निकल स्किल अगर टेक इंडस्ट्री के हिसाब से लो या बिजनेस हिसाब से अगर आप ले, तो बिजनेस का जो टेक्निकल स्किल होता है वो तो चाहिए ही चाहिए आपको अगर आप उस डोमेन में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल होता है वो बहुत जरूरी है। और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड एसेंशियल सॉफ्ट स्किल जो आपको चाहिए ही चाहिए करियर सक्सेस के लिए। दिस सेक्शन एक्सप्लोर द डेफिनेशन एंड द पर्पस ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, देयर इंपॉर्टेंस इन सेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस एंड द की स्किल्स दैट आर असिस्टेड ड्यूरिंग देयर डिस्कशन। इस पूरे का पूरा क्रैश कोर्स में हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से आप ग्रुप डिस्कशन को इफेक्टिवली करते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। इसमें काफी सारा ऐसा टॉपिक आएगा जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, तो उन टॉपिक्स को सिर्फ मैं इशारा दूंगा, यानी उसको एक लाइन में लोग समझेंगे, उसकी तफसील, उसका डिटेल प्रीवियस क्रैश कोर्स में हमने कवर किया हुआ है। जो भी टॉपिक कवर नहीं है उस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि रेपिटेशंस बार बार ना हो जाए, और मैं बताता भी रहूंगा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसके बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन और पर्पस समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन को पहले समझना जरूरी है कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अ ग्रुप डिस्कशन इज एक स्ट्रक्चर कॉन्वर्सेशन अमंग्स अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब ग्रुप एक स्ट्रक्चर का अगर आप इंग्लिश में विदाउट टेक्निकल टर्म अगर मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये होता है कि सिलेक्टेड इंडिविजुअल लोग एक जगह जमा होते हैं और वो किसी चीज के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। इंडिविजुअल ग्रुप के लोग जब एक जगह मिल के कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो ग्रुप डिस्कशन होता है, लेकिन जब वही चीज एक स्ट्रक्चर वे में हो जाए ना, वो प्रोफेशनल ग्रुप डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। चार दोस्त मिलके भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर वे में नहीं होता, इसीलिए वो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। लेकिन जब कंपनीज वगैरह में मीटिंग या कोई ऐसा ग्रुप डिस्कशन होता है ना जो ऑफिशियल होता है, वहां पर जो डिस्कशन होता है ना वो एक स्ट्रक्चर वे में होता है, एक प्रोसेस होता है उसका। तो हम लोग प्रोफेशनली जितनी भी चीजें हैं उसको फोकस करेंगे, यानी फॉर्मल चीजों को फोकस करेंगे ना कि इनफॉर्मल। टिपिकली रेंज फ्रॉम 4 to 12 पार्टिसिपेंट्स। आमतौर पे 4 से 12 के अराउंड जो है पार्टिसिपेंट्स होते हैं, टोटल ग्रुप मेंबर्स होते हैं, ज्यादा कम हो सकता है डिपेंडिंग अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन। सेंटर्ड अराउंड अ स्पेसिफिक टॉपिक, और वो सब डिस्कस करते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैंने बताया एक स्ट्रक्चर कॉन्वर्सेशन होता है, और यहाँ पर फॉर्मल या प्रोफेशनल का बात हो रहा है, ठीक है। द फॉर्मेट कैन वेरी बट इट्स जनरली इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट शेयरिंग देयर ओपिनियन, डिबेट्स इशू एंड कोलैबोरेटली एक्सप्लोर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और अ टॉपिक पोज्ड बाय अ मॉडरेटर और फैसिलिटेटर। अब वहां पर एक टॉपिक उनके पास होता है, पूरा का पूरा जो मीटिंग होता है या पूरा का पूरा जो डिस्कशन होता है ना वो उसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है। लोग अपना ओपिनियन देते हैं, उसमें डिबेटिंग इश्यूज के बारे में बात होता है, अगर डिबेट है तो कोलैबोरेटिव या कोलैबोरेशन को एक्सप्लोर किया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी दिखा जाता है, टॉपिक कौन सा है, यानी बहुत सारा कुछ दिखा जाता है। अब ये टॉपिक मोस्टली मॉडरेटर्स या फैसिलिटेटर्स इंपोज करते हैं। इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट है। अब फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट आपको पता है, फ्लिपकार्ट मल्टीपल चीज आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पर ड्रेस वगैरह भी खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट, लेकिन मिंत्रा जो है वो ड्रेस से रिलेटेड एकदम स्पेसिफिक है, जबकि फ्लिपकार्ट मल्टीपर्पज हो जाता है, वहां पर आप बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए फ्लिपकार्ट, जिस तरीके से भी आपको पता होगा फ्लिपकार्ट में फूड से रिलेटेड एक नया ऑप्शन आया है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट को एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी एक नया ऐसा ही ऑप्शन लाना है कि एक अलग से पेज होगा, अलग से ऑप्शन होगा, जहां पर लोग पर्टिकुलरली कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये इवन सेल भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब मॉडरेटर इस टॉपिक पे बताएगा, यानी मीटिंग में डिस्कशन में देगा कि बताओ ये टॉपिक कैसा रहेगा, यानी ये इंप्लीमेंट करना ये फीचर कैसा रहेगा। तो बहुत सारे स्टेप से होके ये गुजरेगा। उनमें से एक स्टेप होता है ग्रुप डिस्कशन, जहां पर लोग अपना ओपिनियन शेयर करेंगे कि ये किस हद तक वैल्यूएबल है कंपनी के लिए। इसमें डिबेट्स होगा, आपके ओपिनियन को कोई डिनाई करेगा, फिर उसमें आप एविडेंस और फैक्ट्स पे देखेंगे, फिर वहां पर कोलैबोरेशंस, कॉस्टिंग, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सोल्यूशन। मान लीजिए मेजोरिटी लोग इस पे एग्री करते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, और माइनॉरिटी लोग इससे डिनाई करते हैं बिकॉज इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो क्योंकि मेजोरिटी इसको करना चाहते हैं, तो मेजोरिटी को इस तरफ देखना पड़ता है कि जो प्रॉब्लम माइनॉरिटी बता रहे हैं उसको फिक्स करना, क्या वो फिक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये सब टॉपिक होता है। इसी तरीके से पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन इन अ वेरियस कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए एक पर्पस का तो मैंने अभी एग्जांपल दे दिया कि हर ग्रुप डिस्कशन का एक कॉन्टेक्स्ट और एक पर्पस होता है, उसमें से एक एग्जांपल मैंने न्यू फीचर का जैसा दे दिया, ये एक हो गया। इसके अलावा मल्टीपल हो सकता है। यहाँ पर देखिए प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग्स पार्टिसिपेंट। यानी मेजर जो पर्पस होता है ग्रुप डिस्कशन का वो यही होता है कि अलग अलग इंडिविजुअल साथ में बैठे और वो कोलैबोरेट करे, और हर बंदा अपना इनपुट, अपना पार्टिसिपेंट या अपना कंट्रीब्यूशन उस ग्रुप में दे, यानी हर बंदा पार्टिसिपेट करे। इन एजुकेशनल सेटिंग्स ग्रुप जीबी से मुराद अब ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है, जीबीएस यानी ग्रुप डिस्कशंस इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड अलाउ स्टूडेंट फॉर एंगेज विद डाइवर्स पर्सपेक्टिव। अब एजुकेशनल सेटिंग में अगर देखा जाए, प्रोफेशनल को हटा के थोड़ा एकेडमिक सेटिंग में अगर आए, एजुकेशनल सेटिंग में, तो वहां पर क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन में जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इनकरेज किया जाता है, स्टूडेंट इंगेज करते हैं, अपना अपना पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं इन अ प्रोफेशनल सेटिंग। लेकिन जब बात की जाए प्रोफेशनल सेटिंग की, तो पर्टिकुलरली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, खास करके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, द पर्पस टू एक्सटेंड बियॉन्ड असेसिंग इंडिविजुअल नॉलेज टू इवैल्यूएटिंग हाउ कैंडिडेट इंटरैक्ट विद अदर, देयर एबिलिटी टू वर्क विद अ टीम एंड लीडरशिप पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जो बड़ी कंपनीज है, एमएनसीज है, वो इस पे बहुत फोकस देते हैं। वो ये देखते हैं कि भाई चलो बंदा टेक्निकल राउंड अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या ये बंदा सूटेबल है मेरी टीम के साथ, क्योंकि ये एक अकेला बंदा तो सब काम नहीं संभालेगा ना। टीम के साथ इसका कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, टीम के साथ ये काम कर सकता है कि नहीं है, टीम वर्क इसके अंदर पाया जाता है कि नहीं है, सिर्फ ये इंडिविजुअली काम कर सकता है या टीम में भी कर पाएगा काम। ऐसा ना हो कि इसको इन्वॉल्व करने की वजह से टीम को प्रॉब्लम हो रहा है, तो जाहिर सी बात एक बंदे के लिए पूरा टीम तो खराब नहीं किया जाएगा ना, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर लीडरशिप क्वालिटीज में है कि नहीं है, इसके बेसिस पे आपका पैकेज डिसाइड होता है, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। और इवन आज के टाइम पे तो मिड रेंज के भी जो कंपनीज है, एमएनसी नहीं भी है, वो भी ये चीज देखते हैं, क्योंकि इससे ओवरऑल कल्चर पे इफेक्ट पड़ता है। एक बंदा की वजह से पूरा कल्चर पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, एक बंदा की वजह से पूरे टीम पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और आपको पता है, खास करके क्योंकि मैं खुद टेक इंडस्ट्री से हूं, तो उसका एग्जांपल दे रहा हूं, और बिजनेस इंडस्ट्री में भी ये होता है, एटलीस्ट इन दोनों का तो मुझे अच्छा नॉलेज है। इन दोनों इंडस्ट्री में ये होता है कि आप कभी भी इंडिविजुअल काम नहीं करते कंपनी में, मोस्टली मोस्ट ऑफ द फील्ड में ही आप इंडिविजुअल नहीं कर रहे होते कोई काम, आपका एक पर्टिकुलर काम आपको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन आप एक्चुअली होते एक टीम के अंदर ही है। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि ये आपका काम है, लेकिन उस टीम का हिस्सा होते हैं आप, एकदम इंडिविजुअल काम नहीं करते। तो अगर आप टीम में काम नहीं कर पाएंगे या फिर टीम से कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है पूरे टीम के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो लोग ये चीज को बहुत ज्यादा देखते हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई कि सिर्फ टेक्निकल राउंड नहीं होता, टेक्निकल राउंड के अलावा भी चीजें होती है। अब आप खुद सोचे ना, टेक्निकल राउंड में तो उसका एजुकेशन भी मालूम चल जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कोई बंदा एजुकेटेड ही नहीं है और वो टेक्निकल राउंड पास कर जाए। भाई विदाउट एजुकेशन तो आप टेक्निकल राउंड भी पास नहीं कर सकते ना। तो एजुकेशन तो वहां मालूम चल जाता है, फिर अलग से एप्टीट्यूड टेस्ट और दीगर क्यों लिया जाता है, उसका पीछे रीजन है कि वो आपका टेक्निकल स्किल समझ गया कि आप टेक्निकल स्किल्स तो पास हो गए, लेकिन आप इंसान कैसे है वो ये भी जानना चाहते हैं ना। आप किस मेंटालिटी से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं, लोगों से बात किस तरीके से करते हैं, वो ये सब भी देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्टली लोग इस पे ध्यान नहीं देते, और ये सॉफ्ट स्किल से ही आता है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई अगर आप स्टूडेंट है, जो कि आप होंगे ही, चाहे आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो यानी ग्रेजुएशन कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, आप ये चीज देखेंगे मोस्ट ऑफ द फील्ड, बिजनेस हो, टेक हो, आईटी, किसी भी फील्ड में आप देखेंगे ना, वहां आपके पास एक सब्जेक्ट होगा सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड, चाहे उसका नाम सॉफ्ट स्किल भले ही ना हो, उसमें आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दे देगा शायद नाम, सॉफ्ट स्किल दे देगा शायद नाम, इसी तरीके से प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नाम दे देगा आपको, समवट सिमिलर नाम देगा, जिसमें टॉपिक लगभग यही होता है, किस तरीके से आप अपना पर्सनैलिटी को ठीक करते हैं, कॉन्फिडेंट किस तरीके से आप बात करते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ये सब्जेक्ट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनली आप किसी भी फील्ड में हो ना, ये सब्जेक्ट आपको लगता
लगता ही लगता है, यानी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काइंड ऑफ यूनिवर्सल है, आप किसी भी डोमेन से हो ये लगेगा, ठीक है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अनलाइक डिबेट which often involves opposing side arguing for a particular point of view, a group discussion encourage open dialogue and the exchange of idea aim for deeper understanding ऑफ सब्जेक्टिव मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है यहाँ पर, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिबेट में क्या होता है ना, आप एक चीज को डिफेंड करते हैं और दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। डिबेट का मकसद ही ये होता है ना, डिबेट का मतलब ये एक टॉपिक है, आपकी राय उस टॉपिक में ए है, सामने वाले की राय उसमें बी है, अब आप ये प्रूव करते हैं कि ए सही है बी सही नहीं है, दिस इज अ डिबेट, ठीक है। ये दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप ए को भी सही समझ रहे होते हैं बी को भी सही समझ रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि बी को गलत बोल रहा है तो आप खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं, ये एक रीजन होगा। यानी मकसद समझ में आ गया आपको कि डिबेट या फिर डिफेंड। लेकिन ग्रुप डिस्कशन इससे अलग है। ग्रुप डिस्कशन में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना होता है, आपका आइडिया चाहिए, आपका इनपुट चाहिए, आपका पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, ठीक है, और एक का नहीं मल्टीपल लोगों का चाहिए होता है, ताकि हम लोग एक कंक्लूजन तक आए यूनिटी बनाकर। इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, इंपॉर्टेंस इन सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंस होता है, अब आप देखिए स्टार्टिंग में जब हमने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें हमने ये नहीं किया था, ये नहीं पढ़ा था। उसका रीजन ही ये है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट था। बहुत सारी चीजें अभी जो हम बताएंगे वो उस वक्त आपको समझ में नहीं आती, बट अब आपको समझ में आएगा। और अब क्योंकि ये हमारा लगभग सेकंड लास्ट क्रैश कोर्स है, इसके बाद एक क्रैश कोर्स आएगा, तो ये सेकंड लास्ट क्रैश कोर्स हम पूरा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बनाया है, ठीक है। और जो इसके बाद वाला कोर्स रहेगा ना, वो पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं मोरालिटी से रिलेटेड और एथिक्स से रिलेटेड डिस्कशन होगा। अब सबसे पहले ये देखा जाता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में या फिर ग्रुप डिस्कशन मैटर ही क्यों करता है रिक्रूटमेंट में। ग्रुप डिस्कशन आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ रिक्रूटिंग प्रोसेस। क्यों? दे सर्व सर्वल एसेंशियल फंक्शन दैट इनहैंस द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एम्प्लॉयज। क्योंकि वो बहुत सारा एसेंशियल फंक्शंस को इनहैंस करते हैं, जिससे एम्प्लॉयर्स को यानी जिससे रिक्रूटर को एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने में बहुत मदद मिलता है, यानी उसके लिए फिल्टर हो जाता है बहुत ज्यादा। उसमें 4 पॉइंट होता है। सबसे पहला होलिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ कैंडिडेट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जीबीज प्रोवाइड इनसाइट इनटू हाउ कैंडिडेट बिहेव इन अ ग्रुप सेटिंग, अलाउइंग एम्प्लॉय टू ग्रॉग इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कंपैटिबिलिटी विद द टीम डायनामिक्स। वही बात जो मैंने पहले बताया कि एक बंदे के लिए टीम को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो ये चीज पता कर लेते हैं ग्रुप डिस्कशंस, ये यानी इस किस्म का माहौल क्रिएट करके या इस किस्म का सिनेरियोज में आपको बोलने का मौका देकर वो ये देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, आपका मेंटालिटी क्या है, क्या आप ग्रुप के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, असेसमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल। ग्रुप डिस्कशन आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन असिस्टिंग सॉफ्ट स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, परसुएशन, टीम वर्क एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सॉफ्ट स्किल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सॉफ्ट स्किल आपके पर्सनैलिटी पे डिस्कस करता है। सॉफ्ट स्किल कोई टेक्निकल स्किल नहीं होता। सॉफ्ट स्किल आपका बिहेवियर, आप बात करना, आपका काम करना, आप अपने कलीग से किस तरीके से कॉन्वर्सेशन करते हैं, किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है आपका। जॉब में आप 10 घंटे 9 घंटे देते हैं ना, वो 9 घंटे आप कैसे दे रहे हैं, ये सॉफ्ट स्किल बताता है आपको, टेक्निकल स्किल नहीं बताता। टेक्निकल स्किल देखना है तो कंप्यूटर के अंदर देखना पड़ेगा आपको। यानी अगर एक टेक वाले बंदे का बात करूं मैं, तो टेक वाले बंदे का टेक्निकल स्किल कैसे पता चलेगा? आप उसको अपना कोड दिखाएंगे, ये स्किल है मेरे पास, आप प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे, तो वो कंप्यूटर के अंदर दिख रहा है, रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन सॉफ्ट स्किल, चाहे आप कोई भी डोमेन से हो, वो उस स्किल को कहा जाता है जिसमें आप लोगों से बात करते हैं, लोगों का बात को किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। तो इसीलिए सॉफ्ट स्किल बहुत जरूरी होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, क्योंकि जब आप साइन करते हैं ना 2 साल या 1 साल के लिए यानी जॉब में, तो अब 2 साल उनको आपको झेलना ही पड़ेगा और आपको भी वहां 2 साल रहना ही पड़ेगा। सो जाहिर सी बात है, ये प्रोसेस सोच समझ के लेना है ना, इसीलिए वो सोच समझ के लेते हैं। रियल टाइम डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि जीबी रिवील्स हाउ कैंडिडेट हैंडल प्रेशर, मेकिंग अ क्विक डिसीजन एंड नेगेटिव कॉम्पैक्ट डिस्कशन, कॉम्प्लेक्स डिस्कशन। यानी वो ये जानना चाहते हैं ना कि अगर आपके पास वक्त बहुत कम है या इंस्टेंट डिसीजन लेना हो, तो आपका सोच कैसा है, डिफेंसिव है, ऑफेंसिव है, कितना क्रिटिकली आप सोच सकते हैं, यानी आपका एबिलिटी, इंस्टेंट रियल टाइम एबिलिटी। क्योंकि जब आप फील्ड में होंगे ना, फील्ड से मुराद है कि जब आप काम में होंगे, सर्विस में होंगे, जॉब में होंगे, तो ऐसा सिनेरियोस आ सकता है। इसी से टीम डायनामिक्स, जीबी अलाउ इवैल्यूएटर्स टू सी हाउ कैंडिडेट इन्फ्लुएंस ग्रुप डायनामिक्स, हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट एंड सपोर्ट चैलेंजेस अदर्स आइडिया टू अदर आइडिया। यानी ये बात भी है कि टीम के साथ जाहिर सी बात है, टीम में अलग अलग किस्म के बंदे हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं, क्या आप वहां पर फिट इन हो सकते हैं, क्या आप जो डिसएग्रीमेंट्स उसको हैंडल कर पाएंगे, क्या आपके आने से यानी आपके ग्रुप में आने से ग्रुप का डायनामिक्स में क्या चेंजेस होता है। इसका एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूँ, एक बंदा ग्रुप में आया और वो उसका पर्सनैलिटी ऐसा था कि वो ग्रुप में सबको हंसा रहा है, एंटरटेन कर रहा है, ये एक डायनामिक चेंज हुआ। बहुत से लोग बोलेंगे कि हाँ ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप ओनर के पर्सपेक्टिव से सोचे ना, वो बोलेगा मैं सैलरी आपको हंसने खेलने के लिए थोड़ी दे रहा हूँ, ठीक है हंसना खेलना इज ओके, लेकिन ज्यादा भी वो माहौल एंटरटेनमेंट वाला माहौल तो नहीं बनना चाहिए ना। यानी आप ओनर के पर्सपेक्टिव से अगर सोचेंगे तो, क्योंकि वो तो सबको सैलरी दे रहा है ना। हाँ, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से तो ठीक है कि चलो मजा भी करो काम भी करो, लेकिन ओनर के पर्सपेक्टिव से वो गलत हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा बंदा टीम में आए, इसके
वजह से ये हाई चांसेस है कि दूसरे लोगों को भी ये इन्फ्लुएंस करे, तो जो सीरियस लोग हैं वो भी इसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, डायनामिक ग्रुप का बदल जाएगा। यही दूसरा बंदा आता है जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, उसका जिंदगी खुली डिसिप्लिन चलता है, वो जब ग्रुप में आएगा ना तो कहीं ना कहीं ग्रुप का डायनामिक्स चेंज होगा, तो ये चीज वो देखना चाहते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाय द वे। जीबी हेल्प्स एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफाई कैंडिडेट हु नॉट ओनली प्रोसेस द रिक्वायर्ड स्किल बट ऑल्सो फिट द कंपनीज कल्चर एंड कैन वर्क इफेक्टिवली इन द कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। वही बात मैंने बताया कि सिर्फ जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं वो स्किल्स के अलावा वो सॉफ्ट स्किल भी देखते हैं। अब एडवांटेज क्या होता है ग्रुप डिस्कशन का ओवर अ ट्रेडिशनल इंटरव्यूज? बहुत सारा एडवांटेज होता है कंपेयर किया जाएगा ट्रेडिशनल इंटरव्यूज में। सबसे पहला डाइवर्सिटी ऑफ द पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि पार्टिसिपेंट ब्रिंग अ डाइवर्स बैकग्राउंड एंड पॉइंट ऑफ व्यू लीडिंग टू रिचर डिस्कशन and reveal how candidates think critically when exposed to different opinion. Reduce bias. Group discussion can mitigate bias by allowing multiple evaluators to observe candidates simultaneously and discuss their observation collectively. यानी biasness खत्म हो जाता है ना, एक बंदा डिसाइड नहीं कर रहा है, वन ऑन वन इंटरव्यू में तो एक बंदा डिसाइड करेगा ना, बायस्ड हो सकता है वहां पर वो, लेकिन पांच बंदा के सामने अगर एक कैंडिडेट बैठा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पांचों का पांचों बायस्ड है। अगर है दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, बट अगर एक बंदा बायस्ड भी होगा ना, चार बंदा के अगेंस्ट वो जाके बिल्कुल ही नहीं बोल सकता कि नहीं ये बंदा तो एकदम बेकार है या ये बंदा एकदम ही अच्छा है। तो बायसनेस को ये रिड्यूस करता है, मिटिगेट करता है। Engagement and motivation. The interactive nature of group discussion often make candidate feel more engaged than a traditional interview, leading to more authentic performance. हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात भी है ग्रुप डिस्कशन में, क्या होता है कि एक जो कैंडिडेट है ना वो भी थोड़ा सा इंकरेज फील होता है, क्योंकि अब देखिए ना ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है ना, पांच बंदे बैठे हैं तो सब मिलकर आपको थोड़ी बुरेंगे, लेकिन इंटरव्यू में क्या है कि मतलब और कोई नहीं है, आप जो बोलेंगे बस वो सामने वाला सुन रहा है। तो एक तरफ से वो एक जर्नल मेंटालिटी होता है ना कि थोड़ा सा अगर भीड़ है तो चलो ठीक है मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन अगर अकेला हूँ और कोई एग्जैक्ट मेरे तरफ फोकस कर रहा है तो थोड़ा सा नर्वसनेस और एंजाइटी ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा माहौल काम भी होता है ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। और इसलिए आप देखिए इसको ग्रुप इंटरव्यू नहीं बोलते, ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, हालांकि इंटरव्यू प्रोसेस ही है लेकिन बस कैंडिडेट को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन अल्टीमेटली हेल्प्स एम्प्लॉय आइडेंटिफाइंग कैंडिडेट हु इज नॉट ओनली प्रोसेस द रिक्वायर्ड स्किल बट ऑल्सो फिट कंपनीज कल्चर एंड कैन वर्क इफेक्टिवली इन कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। आपकी स्किल्स असिस्ट इन ग्रुप एनवायरनमेंट। अब कौन कौन सा स्किल है जो ग्रुप एनवायरनमेंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है? सबसे पहला तो कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई ग्रुप एनवायरनमेंट है तो बात तो करना ही है आपको, तो कम्युनिकेशन स्किल इज रियली इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए वर्बल एक्सप्रेशन में, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए आपके अंदर, और इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए। हर एक पॉइंट पे वर्बल एक्सप्रेशंस यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इस पे हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। एक्टिव लिसनिंग कैसे क्या होता है इस पे हमने डिस्कस किया हुआ है, और वर्बल कम्युनिकेशन में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी ये मालूम है, तो ये चीज आपको अप्लाई करना होता है। यानी कम्युनिकेशन स्किल्स का जितना भी फॉर्म्स है सिर्फ डिजिटल को छोड़ के, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होता है जब आप वर्चुअल इंटरव्यू या वर्चुअल असेसमेंट हो रहा है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ फिजिकल है, इन साइट इन ऑफिस है, तो उस वक्त आपका तीन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बल्कि दो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्बल एक नॉन वर्बल, ठीक है। दूसरा टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट एंड विलिंगनेस टू कंसीडर अदर्स आइडिया एंड बिल्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। यानी अपना सोच ठीक है मेरी जगह है, अपना कंट्रीब्यूशन तो हम दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ दूसरे का आइडिया को रिस्पेक्ट करना, उसको समझना और उसको भी एक मार्जिन देना, ये जरूरी है। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एबिलिटी टू डिसेक्ट प्रॉब्लम, कंसीडर वेरियस पर्सपेक्टिव एंड फॉर्मुलेट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। अब प्रॉब्लम को समझना, उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस को निकालना और लॉजिकली लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करना कि इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। लीडरशिप क्वालिटीज, गाइडिंग डिस्कशन, मोटिवेट अदर्स, फैसिलिटेटिंग प्रोडक्टिविटी आउटकम एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर आप गाइड कर रहे हैं डिस्कशन को, यानी गाइड करना समझते हैं ना, मतलब यानी डिस्कशन स्टार्ट हुआ, अब आप डिस्कशन में एक पॉइंट बोलते हैं और सब लोग उस पॉइंट के ऊपर फिर डिस्कस करते हैं, इसका मतलब आप गाइड कर रहे हैं बेसिकली डिस्कशन को, ठीक है। मोटिवेट करते हैं आप दूसरे को, अगर ये क्वालिटी आप में है कि जब आप बोलते हैं लोग आपके टॉपिक पर चर्चा करते हैं, ना कि अपने तरफ से एक नया ओपिनियन लेके आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर आप बोल रहे हैं या अगर आप ऐसे सिनेरियो में बैठे हैं कि एक बंदा ने बोला और सबको लगता है कि हाँ इस बंदे ने सही बात बोला, तो उस पे आप डिस्कस करते हैं, यानी उसका बोला हुआ टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं आप, तो ये होता है गाइडिंग है डिस्कशन एक तरफ से। मोटिवेटिंग अदर्स, अगर आप दूसरे को मोटिवेट करते हैं, इसी तरीके से आप आउटकम पे फोकस करते हैं कि ये करेंगे तो ये आउटकम आएगा, तो लिहाजा ये करना चाहिए, और साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी होता है। लीडरशिप क्वालिटी पे हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत डिटेल से। टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, अब कितना किस्म का ग्रुप डिस्कशन होता है, तो आमतौर पर 4 किस्म का ग्रुप डिस्कशन होता है, यानी इसको अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया गया है, पर्पस के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से,
हर कैटेगरी में अलग स्किल्स और अलग सिनेरियोज होता है। 4 मेन कैटेगरी है ग्रुप डिस्कशन का। एक है टॉपिक बेस्ड डिस्कशन, यानी सेंटर्ड अराउंड अ प्री डिटरमाइंड सब्जेक्ट और थीम व्हिच पार्टिसिपेंट आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस इन डेप्थ, यानी एक टॉपिक बता दिया गया है, उस टॉपिक के अराउंड आपको इन डिटेल डिस्कस करना होता है। जिसका एग्जांपल हमने दिया कि मान लीजिए वो फ्लिपकार्ट वाला एक नया फीचर डालना है, तो इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कस करना है, कंपनी के लिए अच्छा है या नहीं है। दूसरा हो जाता है केस स्टडी बेस्ड ग्रुप डिस्कशन। इसका क्या मतलब होता है? इन्वॉल्व एनालाइजिंग अ स्पेसिफिक सिनेरियो और अ प्रॉब्लम प्रेजेंटिंग इन अ डिटेल केस स्टडी। अब मान लीजिए ये क्या हुआ, लेट्स से जैसे फ्लिपकार्ट में एक हम फ्लिपकार्ट ही एग्जांपल दे रहे हैं, ताकि लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं और समझेंगे। फ्लिपकार्ट में एक फूड वाला फीचर आया। अब मान लीजिए फूड वाला फीचर जब से आया, मान लीजिए उसको 1 साल हो चुका है, ठीक है। अब उसका पूरा डेटा को लिया गया, उसको एनालाइज किया गया और ये उस पे डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे इसको इंप्रूव करें, या क्या घाटा या क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हमें हुआ है एज अ कंपनी, और क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन क्या है, इस पे हमें फर्दर काम करना है। तो ये हो गया केस स्टडी एक तरफ से, ठीक है। हम जैसे आपको एक रफ एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आप समझ सके पर्सपेक्टिव दोनों के बीच का डिफरेंस में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप डिस्कशन, इसमें क्या होता है? फोकस ऑन अ टॉपिक दैट आर कॉन्सेप्चुअल और फिलोसॉफिकल इन नेचर, ऑफ्टन इन्वॉल्विंग टीम विदाउट क्लियर कट आंसर। अब मान लीजिए एक ऐसा टॉपिक पे आप डिस्कस कर रहे हैं कि जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, फिलोसॉफिकल टॉपिक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना कंपनी का माहौल को चेंज कैसे करें। हमारे कंपनी में बहुत से लोग हैं जो मोटिवेटेड नहीं है, या बहुत से लोग हैं जो हंसी मजाक करते हैं, सीरियस नहीं है। हमें सीरियस लोग चाहिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो कुछ डेकोरम चेंज करना चाहिए हमें। तो इस टॉपिक पे डिस्कशन होना शुरू हो गया। तो अब ये कोई प्रैक्टिकल टॉपिक, मतलब प्रैक्टिकल इन द सेंस कोई फिजिकल टेंजिबल टॉपिक तो है नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है कि लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। फिलोसॉफिकल नेचर है इसका, जिसका आंसर कोई क्लियर कट नहीं होता। हर बंदा के हिसाब से ये चीज डालेंगे तो ऐसे हो जाएगा, दूसरा बंदा बोलेगा हाँ होगा, लेकिन ये डालोगे तो और ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरा हो गया फैक्चुअल एंड ओपिनियन बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, यानी बेस्ड ऑन अ टॉपिक विद कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। यानी अब एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस हो रहा है जहां पर कोई इन्फॉर्मेशन है या किसी का पर्सनल ओपिनियन के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। मान लीजिए एक पर्सनल ओपिनियन किसी बंदे ने दिया और वो पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे आगे काम होना है, लेकिन पहले उस पर डिस्कस होगा कि भाई ये जो ओपिनियन आपने दिया क्या ये ठीक है, तो ठीक है या नहीं है। इसका डिसीजन फैक्चुअल एंड ओपिनियन बेस्ड डिस्कशन में लिया जाएगा। क्योंकि आप देखिए ना, अब इस ग्रुप डिस्कशन का मकसद क्या बन रहा है? उसके ओपिनियन को एग्री या डिसएग्री करना, ठीक है। याद रखिए ये डिबेट नहीं है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। डिबेट में दोनों पार्टीज जो होते हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उनका कंक्लूजन क्लियर होता है, बट वो एक दूसरे को कन्विंस करना चाहते हैं। जबकि ओपिनियन बेस्ड ग्रुप डिस्कशन में आपका ओपिनियन आप लोगों के सामने रखते हैं, फिर लोग उसके बारे में एनालाइज करके बताते हैं, ठीक है। पहले से पता नहीं होता किसी को, उसने पूरा एनालाइज नहीं करके बैठा आपका ओपिनियन को, ठीक है। ईच टाइप असेस डिस्टिंक्ट स्किल एंड सर्व्स यूनिक प्रोसेस मेकिंग देम वैल्यूएबल टूल इन एजुकेशनल प्रोफेशनल सेटिंग्स। अब मैंने इसको डिटेल से आपको समझाया, यानी एक लाइन था बट मैंने एक्सप्लेन ज्यादा किया, ताकि यहाँ पर हम लोग ज्यादा डिटेल से ना करें और पॉइंट्स पे फोकस करें, ठीक है। तो टॉपिक बेस्ड डिस्कशन, एक्सप्लोर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जब आप एक्सप्लोर करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, वो होता है एक्सप्लोर टॉपिक बेस्ड डिस्कशन। इसमें होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन सेंटर्ड अराउंड अ प्री डिटरमाइंड सब्जेक्ट और अ थीम which participant expect to discuss in depth. Topic can encompass wide range of issues including current events, social concern, industry trend, इसी तरीके से hypothetical scenarios, कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर है। इसमें की फीचर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टॉपिक बेस्ड का एग्जांपल ध्यान में रखना जो मैंने दिया था, और अब इसमें की फीचर देखिए। सबसे पहला प्रिपरेशन होना चाहिए। जाहिर है जिस टॉपिक के अराउंड ही पूरा कन्वर्सेशन होना है, उसके ऊपर रिसर्च और जो भी डिस्कशन होने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन तो प्रिपेयर करना ही है। डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, अब जो पार्टिसिपेंट है वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसको एक जगह यानी एक स्ट्रक्चर वे में करना, और एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। दिस डिस्कशन कैन वेरी अ फॉर्मेलिटी डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग, यानी एक कोई इंतहा हो, कोई एंड हो इसका। ऐसा ना हो कि भाई टॉपिक शुरू हो गया, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ऐसा ना हो, टाइम लिमिट है तो आपको कंक्लूजन पे भी आना है, तो पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल टॉपिक, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कम्युनिकेशन, ये हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ग्लोबल चेंज और लोकल कंसर्ट वगैरह वगैरह। केस स्टडी बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, एनालाइजिंग रियल वर्ल्ड सिनेरियो। अब केस स्टडी में क्या करते हैं? आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो एनालाइज करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 1 साल तक जो भी फूड वाला फ्लिपकार्ट का बना उसको, तो वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड आप एनालाइज कर रहे हैं ना, जो हो चुका उसका पूरा स्टडी निकाल के आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो केस स्टडी में क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन में एनालाइज किया जाता है स्पेसिफिक सिनेरियो को या फिर प्रॉब्लम को डिटेल में, जिसको केस स्टडी बोलते हैं। पार्टिसिपेंट्स मस्ट एग्जामिन द केस एंड कोलैबोरेटिवली डिस्कस पॉसिबल सॉल्यूशन या फिर स्ट्रेटजीज, ठीक हो गया। की फीचर क्या है इसका? लिमिटेड प्रिपरेशन टाइम, इसमें प्रिपरेशन टाइम लिमिटेड होता है, क्योंकि
जब आप बात करते हैं ना रिसर्च के बेसिस पे केस स्टडी, तो यहाँ पर इतना कुछ पड़ा होता है ना कि सब कुछ को एक जगह करना लगभग पॉसिबल नहीं होता, तो जितना हो सकता है आप उसको करते हैं, ठीक है। और अगर सब कैलकुलेट आप कर भी ले टाइम लगा के, तो सब पॉइंट्स को ग्रुप डिस्कशन में रखना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में टाइम लिमिटेड होता है। ऐसा तो नहीं 10 घंटे का ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। कोलैबोरेशन, डिड दिस डिस्कशन फॉस्टर टीम वर्क एज पार्टिसिपेंट मस्ट वर्क टुगेदर टू एनालाइज द केस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो डेटा आपके पास है उसको सब मिलकर एनालाइज करें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब जो एनालिटिकल डेटा है आपके पास वो तो थियोरी डेटा है, लेकिन है रियल वर्ल्ड का, तो आप जो उससे कंक्लूजन निकालेंगे ना वो भी रियल वर्ल्ड के लिए निकलना चाहिए। एग्जाम्पल केस स्टडी यहाँ पर देखिए, जैसे कि कंपनी फेसिंग अ पब्लिक रिलेशन क्राइसिस, नॉन प्रॉफिट एड्रेसिंग रिफंड शॉर्टेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इनहांसिंग स्टूडेंट एंगेजिंग, ठीक है। अब हमने क्योंकि आसान दिया कि हर लेवल का बंदा समझ सके, फ्लिपकार्ट वाला हर इंसान समझ जाएगा उसको इजीली। बाकी यहाँ पर भी एग्जांपल्स दिया है, यानी इसको आप बोल सकते हैं एकेडमिक एग्जांपल्स, ठीक है। एकेडमिक एग्जांपल्स जो हमने दिया वो हमने देसी एग्जांपल दिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर मकसद है कि लोगों को समझ में आए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। वो ऊपर हमने पढ़ा था ना ऑडियंस अश्योरेंस, के ऑडियंस के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होता है, तो यहाँ पर हमने दोनों किस्म का ऑडियंस को कवर कर दिया। एकेडमिक एग्जांपल भी है और जो देसी एग्जांपल है वो भी हमने दे दिया। एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन क्या होता है, एक्सप्लोरिंग कॉन्सेप्चुअल आइडिया, ये आपको ऑलरेडी डेफिनेशन मालूम है। की फीचर क्या है, एम्बिग्यूटी, टॉपिक आर टिपिकली ओपन टू इंटरप्रिटेशन अलाउइंग फॉर अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्स। अब टॉपिक ही ऐसा होता है कि जो इंटरप्रिटेशन के लिए खुला होता है, एम्बिग्यूटी होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई माहौल बदलना है, अब माहौल बदलना है, ये कोई ऐसा रूल थोड़ी है कि चाबी ले दो तो बस माहौल बदल जाएगा, नहीं। वो कार के दरवाजे खोलने जैसे या लाइट को ऑफ करने जैसे तो है नहीं, इतना क्लियर तो है नहीं, उसमें काफी सारा मतलब वाइड इंटरप्रिटेशन है। हर इंसान अलग अलग आपको सोल्यूशन दे सकता है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो एम्बिग्यूटी है, कोई फिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया सॉल्व, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंकरेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, पार्टिसिपेंट आर प्रॉम्प्ट टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड एक्सप्लोर अनकन्वर्सेशनल आइडियाज, ठीक है। यानी क्रिएटिविटी है यहाँ पर, अलग अलग इंसान अलग अलग सिनेरियो सोचेगा। लेस एम्फसाइज ऑन फैक्चुअल एक्यूरेसी, यानी फैक्चुअल एक्यूरेसी पे उतना फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि ये टॉपिक है ही ऐसा कि आप अप्लाई करके देखते हैं होगा या नहीं होगा। मतलब कोई थंब रूल, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे हम लोग एक फैक्ट बताते हैं कि भाई पेट्रोल गाड़ी में डालेंगे तो गाड़ी चलेगा, नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगा। अब ऐसा तो चीज नहीं है ना, आपको एक्सपेरिमेंट्स करना होगा डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस को अप्लाई करके। अब इसका भी कुछ एकेडमिक एग्जांपल देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या है। हालांकि ये कुछ अजीब सा टॉपिक हो गया, मतलब ये तो हाँ आप ये जरूर बोल सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट या इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर, तो फिर समझ में आएगा कि किस तरीके से। अच्छा, इज फ्रीडम मोर इंपॉर्टेंट देन सिक्योरिटी, यानी एक पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल बहस चल रहा है यहाँ पर। क्या फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी से, या सिक्योरिटी, कैन टेक्नोलॉजी इनहेंस ह्यूमन कनेक्शन, ठीक है। तो ये बल्कि बहुत से लोगों को लगेगा कि यार ये क्या ही डिस्कस कर रहे हो ऑफिस में बैठ के, बट चलो ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इसलिए हमने जो एग्जांपल दिया वो थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल है कि भाई माहौल को बदलना है या सिनेरियो को बदलना है जो कंपनी के लिए फायदेमंद है। अब इससे कंपनी को क्या ही फायदा पड़ता है कि भाई सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है। हाँ वो अलग बात है कि अगर सक्सेस का मतलब आप पॉजिटिव लेंगे और कंपनी के एम्प्लॉइज का माइंडसेट ऐसा होगा तो कंपनी का डायरेक्शन अलग तरफ मिलेगा, लेकिन वो बहुत घुमा के है। माइंडसेट से पहले कल्चर को सुधारना पड़ता है ना भाई, क्योंकि ये जो बात हो गया ना ये काफी एकेडमिक लेवल पे हो गया, काफी फिलोसॉफिकल हो गया। 90% लोग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। फैक्चुअल एंड ओपिनियन बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, बैलेंसिंग डेटा एंड पर्सपेक्टिव, इसमें क्या होता है देखिए, फैक्चुअल डिस्कशन यानी पार्टिसिपेंट्स नीड टू रिसर्च एंड प्रेजेंट डेटा, स्टैटिस्टिक एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट आर्ग्यूमेंट। यानी जो भी आपका ओपिनियन है उसके लिए आप रिसर्च करते हैं, डेटा देते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि भाई ये सही है। ओपिनियन बेस्ड डिस्कशन, इसको बोला जाता है ओपिनियन बेस्ड डिस्कशन, अलाउ फॉर अ पर्सनल नैरेटिव, आपको कोई पर्सनल नैरेटिव है जो आप बताना चाहते हैं कि भाई ये सही है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, इमोशनल इंसाइट है, वो आप लोगों के सामने रखते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ ये बात ठीक है तो वो एग्री करेंगे। बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, पार्टिसिपेंट मस्ट इफेक्टिवली बैलेंस फैक्ट बेस्ड आर्ग्यूमेंट एंड पर्सनल इंसाइट्स। अब ऐसा ना हो कि आप सब कुछ अपना पर्सनल ही थोप रहे हैं जिसके पीछे कोई अंधा लॉजिक ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए। अब आगे देखिए यहाँ पर इसका भी एग्जांपल फैक्चुअल में, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन। इसी तरीके से ओपिनियंस में अगर देखा जाए, शुड कॉलेज एजुकेशन बी फ्री फॉर ऑल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हो जाता है। की रोल्स इन ग्रुप डिस्कशन, अब ग्रुप डिस्कशन में क्या रोल्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला होता है मॉडरेटर, द फैसिलिटेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग द कन्वर्सेशन एंड क्रिएटिंग अ प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। जो फैसिलिटेटर होता है या मॉडरेटर होता है ना, वो ग्रुप डिस्कशन को पूरा कंटिन्यू करता है, ठीक है, यानी लेके चलता है वो। दूसरा होता है पार्टिसिपेंट्स, यानी ये बेसिकली ऑर्गेनाइज करने वाला है ना मेन बंदा। दूसरा होता है पार्टिसिपेंट्स, द इंडिविजुअल एंगेजिंग इन द ग्रुप डिस्कशन कंट्रीब्यूट देयर थॉट्स एंड आइडियाज, ठीक है, इतना क्लियर है। और तीसरा है ऑब्जर्वर्स, इंडिविजुअल हु वॉच एंड लिसन विदाउट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, टिपिकली प्रोवाइडिंग इवैल्यूएशन फीडबैक। अब कुछ लोग होते हैं जो जिनका रिसर्च नहीं है, यानी रिसर्च वो नहीं किए या पर्टिकुलर टॉपिक में वो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे, लेकिन जो जो अलग दूसरे लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फीडबैक ये ज्यादा बेहतर दे पाएंगे ना। जाहिर सी बात है, एक बंदा स्पीकर है, एक बंदा लिसनर है, तो
और तीसरा एक बंदा और स्पीकर है, यानी 2 स्पीकर है और 1 लिसनर है। तो जाहिर सी बात है अगर बात आएगा सुनने और समझने का, तो दोनों स्पीकर का बात को सबसे अच्छा वो लिसनर समझेगा, ना कि वो आपस में 1-2 स्पीकर का बात अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो दोनों स्पीकर है ना, तो उनका फोकस अपना बात को बोलने में भी होगा। जो लिसनर है उसका फोकस सिर्फ सुनने में है। ईच रोल हैज डिस्टिंक्ट रिस्पांसिबिलिटी एंड फंक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इफेक्टिवनेस एंड ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अब मॉडरेटर का रोल क्या होता है? तो की रिस्पांसिबिलिटी देख लीजिए, सेटिंग द एजेंडा, जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करना है भाई उसको टॉपिक को सेटअप करो। इनकरेजिंग पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज करना है, कंट्रीब्यूट करना है कि भाई आप थोड़ा रिसर्च करके आए, आप अपना मैसेज को लेके आए, आप इसको कंट्रीब्यूट करिए। ठीक है, मेंटेनिंग फोकस को मेंटेन करवाना, यानी टीम जो है रेलेवेंट टॉपिक पे रहे और डिस्कशन उसी रिलेटेड टॉपिक चले। ऐसा ना हो कि स्टार्ट हुआ था ए से तो डिस्कशन चले गया जेड पे, ये ना हो। टाइम मैनेजमेंट का जितना भी चीज है वो देखना है, यानी पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये टॉपिक कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मॉडरेटर का काम होता है। फॉस्टरिंग रिस्पेक्टफुल एटमोस्फेयर, सबके लिए रिस्पेक्टफुल एटमोस्फेयर होना चाहिए, हर पार्टिसिपेंट के लिए उनका कंफर्ट जोन, एनवायरनमेंट, ये सब देखना किसका काम है? मॉडरेटर का काम है। समराइजिंग अ की पॉइंट, एंड में मॉडरेटर का ये काम होता है ना कि जितना पॉइंट्स निकल के आया डिस्कशन का, जो आउटकम है, कंक्लूजन है, समरी है, या हाईलाइट एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट एंड एक्शनेबल आउटकम, ये बताना सब लोगों को। ठीक है, ये मॉडरेटर का काम है। स्किल्स रिक्वायर्ड, क्या स्किल्स चाहिए होता है मॉडरेटर बनने के लिए? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ये स्किल्स मस्ट है अगर आप एक मॉडरेटर रोल पे जा रहे हैं। तो पार्टिसिपेंट रोल को देख लेते हैं जरा, यानी अब आप एक पार्टिसिपेंट की हैसियत से ग्रुप मेंबर में है, यानी ग्रुप डिस्कशन में जा रहे हैं। इसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? प्रिपेयरिंग द डिस्कशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप पार्टिसिपेंट के रोल से जा रहे हैं ना, गुफ्तगू आप ही को करना है, बात तो आप ही को करना है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करना, पढ़ना, नॉलेज होना चाहिए, और ये सब डिस्कशन करना होता है, प्रिपेयर। दूसरा, कंट्रीब्यूट करना होता है अपना आइडियाज, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जाहिर सी बात जब आप किसी चीज पे रिसर्च करते हैं तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अप्रोच भी बनता है, वो आपको बताना है। एक्टिव लिसनिंग एक्टिवली, पे अटेंशन टू अदर, शो रिस्पेक्ट ऑफ देयर ओपिनियन, यानी अब बोलने वाला आप अकेले तो नहीं है, 3-4 लोग बोलेंगे तो जो दूसरे बोल रहे हैं ना, आप उसको भी देखें कि उनका भी रिसर्च है, ये मेरा रिसर्च है। ठीक है, इंगेजिंग विद अदर, दूसरों से इंगेज करना जरूरी है, क्वेश्चन पूछना, फीडबैक मांगना, इसी तरीके से दूसरों के आइडिया अगर आपको ठीक लग रहा है उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, मैनेजिंग इमोशंस, रिमेन काम एंड एंगेज इन रिस्पेक्टफुल डिस्क्लोज इवन ड्यूरिंग डिसएग्रीमेंट। अब जाहिर सी बात है जब अलग अलग लोग बोलेंगे डिसएग्रीमेंट होता है, तो वहां पर भी एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करना होता है, रिस्पेक्ट को मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ने रिसर्च किया और आप ही महान है, ये जहन में नहीं होना चाहिए। समराइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, कंट्रीब्यूट टू कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, एंड में उसको समराइज करना जरूरी है। कौन कौन से स्किल्स चाहिए होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए होता है, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होता है, और टीम वर्क चाहिए होता है। किस रोल के लिए? पार्टिसिपेंट रोल के लिए। ऑब्जर्वर का रोल के लिए क्या क्या जरूरी है? मॉनिटरिंग डायनामिक्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप बात तो नहीं कर रहे, आपको पूरा का पूरा डायनामिक्स को मॉनिटर करना है। मतलब क्या? पे अटेंशन टू हाउ पार्टिसिपेंट इंटरैक्ट, पार्टिसिपेंट्स कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, नथिंग कम्युनिकेशन स्टाइल एंड एंगेजमेंट लेवल। ठीक है, ये सब आपको देखना है। इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, असिस्ट बोथ द मॉडरेटर एंड पार्टिसिपेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। अब जाहिर सी बात है ग्रुप डिस्कशन में कुछ क्राइटेरिया भी सेट हुआ होगा ना, माहौल को नॉर्मल रखने के लिए, जो कि सबको सेम ग्राउंड पे लेके आ जाए, उसको आपको देखना है कि भाई वो कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा ना। इसी तरीके से, यानी देखने का काम आपका नहीं है, आपका काम है सिर्फ असिस्ट करना। टेकिंग अ नोट, कैप्चर की पॉइंट, पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन एंड नोटेबल डायनामिक्स और कॉन्फ्लिक्ट की पॉइंट, कंट्रीब्यूशन, इसका नोट्स बना लेना। प्रोवाइडिंग फीडबैक, ऑफ कोर्स आप क्योंकि एक्टिव लिसनर्स है तो आप फोकस करेंगे और ऑफर करेंगे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को स्ट्रेंथ वाले एरिया में, या फिर जहां पर इंप्रूवमेंट या सजेशन चाहिए होता है उस पर। और आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, हाईलाइट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड पोटेंशियल चैलेंजेस विद द ग्रुप डायनामिक्स, यानी कोई आइडिया अगर एग्री हो जाता है तो उस पर क्या प्रॉब्लम, क्या यानी स्ट्रेटजी होना चाहिए, इस पे आप डिस्कस करते हैं। कौन कौन सा स्किल्स चाहिए होता है? स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशनल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व और एनालिसिस ही कर रहे हैं दूसरे को। ऑब्जेक्टिविटी एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये भी एक काफी आप बोल सकते हैं क्रिटिकल रोल है। टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेंट, अब इफेक्टिव पार्टिसिपेंट के लिए क्या क्या टेक्निक है? यहाँ तो हमने ये देखा ना कि इफेक्टिव पार्टिसिपेंट का रोल क्या क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मुझे बनना है इफेक्टिव पार्टिसिपेंट तो मेरा रोल क्या होगा, यानी हमको करना क्या पड़ेगा, इसके स्ट्रेटेजीज क्या है? तो टेक्निक देख लेते हैं हम लोग। लिसनिंग एक्टिवली, सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग का आप अपना अंदर क्षमता को बनाइए, फुल कॉन्सेंट्रेट करिए, अंडरस्टैंड करिए, रिस्पॉन्ड करिए और रिमेंबर करिए, नहीं होता तो नोट्स लिख लीजिए। ठीक है, स्पीकिंग क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, यानी आप अपना बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियरली और कॉन्फिडेंटली रखे। ठीक है,
हाँ ना डगमग डगमग या ऐसे बात बोल रहे हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। कंस्ट्रक्टिंग रिस्पॉन्स एंड आर्ग्यूमेंट, अब जाहिर सी बात है जो आपने बताया उसके बारे में फीडबैक क्रिटिसिज्म आ सकता है, उसके लिए रिस्पॉन्स को रेडी रखना, आर्ग्यूमेंट को रेडी रखना लॉजिकली, ठीक है। मैनेजिंग टाइम एंड टर्न टेकिंग, ठीक है, यानी कंट्रीब्यूट करिए विद इन अ टाइम, दूसरों का टाइम भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए बात करने का, इसका ध्यान भी रखे, डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप एंड टीम वर्क, टेकिंग इंट्यूटिव वाइल वैल्यू अदर कंट्रीब्यूट, यानी आपके अंदर लीडरशिप और टीम वर्क क्वालिटी होना चाहिए कि आप अपना वैल्यू तो रखते हैं, यानी अपना वैल्यू से मुराद अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखते हैं, लेकिन दूसरों कंट्रीब्यूट को भी आपको मद्देनजर रखना है कि भाई वो बेकार नहीं है। मास्टरिंग दिस टेक्निक इज एसेंशियल फॉर अचीविंग प्रोडक्टिव आउटकम एंड फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एनवायरनमेंट, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। तो ये कुछ बेसिक्स टेक्निक्स है जिस पे आपको काम करना है अगर आप इफेक्टिव पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं तो। अब एक्टिव लिस्निंग, अब एक्टिव लिस्निंग यहाँ पर आया, एज यू कैन सी एक्टिव लिस्निंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? एक्टिव लिस्निंग में, हालांकि हमने एक्टिव लिस्निंग को काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक्टिव लिस्निंग में की पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है सुनने में? सबसे पहले मेंटेन करिए आई कांटेक्ट को, ठीक है, इससे एंगेजमेंट और फोकस रिप्रेजेंट होता है। नॉन वर्बल क्लूज को आप डिकोड करना सीखिए, ठीक है, किस तरीके से डिकोड किया जाता है, नॉन वर्बल क्लूज का मतलब क्या होता है। नॉन वर्बल क्लूज को हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वाले क्रैश कोर्स में डिटेल डिस्कस किया है। इंटरप्रिटेशन से अवॉइड करिए, बीच में इंटरप्रेट मत करिए किसी को। प्रेफ्रेज एंड समराइज, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लीजिए। आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, उससे कोई भी चीज अगर आपको कंफर्म नहीं है कि यही उसने बोला है, क्लैरिफाई करिए क्वेश्चन पूछ के, ठीक है। ये होता है एक्टिव लिसनिंग का पॉइंट, यानी एक्टिव लिसनिंग, अगर आप बोलते हैं कि मैं एक्टिव लिसनिंग करता हूं, उसका मतलब है कि आप ये करते हैं। अगर आप ये नहीं करते तो एक्टिव लिसनिंग हुआ ही नहीं, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ ध्यान से सुनना नहीं होता, ये सब आ जाता है। और जाहिर सी बात है ये एक्टिव लिसनिंग इन जर्नल नहीं है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो ग्रुप डिस्कशन के अंदर का बात हो रहा है। जर्नल एक्टिव लिसनिंग का मतलब एक्टिव लिसनिंग ही होता है, ध्यान से सुनना। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में, प्रोफेशनल सिनेरियोज में एक्टिव लिसनिंग ये एक टर्म है, ठीक है, ये एक इस्तिलाह है, ये जर्नल है, ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं एक्टिव लिसनिंग का, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग फॉस्टर रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर वेयर पार्टिसिपेंट फील वैल्यू एंड अंडरस्टूड, लीडिंग टू मोर प्रोडक्टिव डिस्कशन। स्पीकिंग क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, इसका क्या मतलब है? मतलब तो वैसे आपको पता है। की पॉइंट्स या टेक्निक क्या है जिससे आप क्लियरली बात कर सकेंगे और कॉन्फिडेंटली भी बात कर सकेंगे? सबसे पहला होता है पार्टिसिपेट आर्टिकुलेशन, यानी पे अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन एंड पेस टू इंश्योर दैट यू आर इजीली अंडरस्टूड, यानी आप जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, वोकैबुलरीज आपका है, वो आप किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोनाउंस कर रहे हैं या आधा प्रोनाउंस कर रहे हैं, आपका पेस क्या है, कितना फास्ट या कितना स्लो बोल रहे हैं, और लोग आपकी बातों को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे एक बार में, ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग वॉइस, प्रोजेक्ट योर वॉइस टू कन्वे कॉन्फिडेंस एंड इंश्योर यू आर हर्ड, यानी वॉइस में आपका ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एरोगेंस झलक रहा है, लाइक कि आप इस टोन में बात करें कि बंदे को लगे बस मैं ही ठीक बोल रहा हूँ, और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आप बोले हाँ भाई तुम्हारी बात भी है मेरी बात भी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी एकदम आपको डिफेंसिव मोड में भी नहीं जाना, एकदम अटैकिंग मोड में भी नहीं जाना, आपको एक कॉन्फिडेंट मोड में रहना है कि ये मेरा रिसर्च है, ये मेरा कंक्लूजन है एंड आई बिलीव कि दिस इज राइट। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, आपका जो भी थॉट्स है उसका एक स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसा ना हो कि मुंह खोल के सीधा कंक्लूजन बोल दिया अब जाके प्रीवियस का बात बोल रही, नहीं, आपका पूरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें बिगिनिंग क्लियर हो, मिडिल क्लियर हो और एक एंड खूबसूरत कंक्लूजन से होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड फिल्टर्ड वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूज ऑफ लाइक टू मेंटेन क्रेडिबिलिटी, ठीक है, यानी जब आप ओ आ ऊ ये सब करते हैं ना, तो इससे बंदे को डायरेक्ट समझ में आता है कि आप सोच रहे हैं, आपके पास शब्द नहीं है। ये आप डिबेट में देखते होंगे, जब डिबेट में कोई रुक जाए या आ ओ लाइक इस तरीके का वर्ड बोले तो लोग वहां पर बस मतलब वो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि मतलब अब इसके पास कोई शब्द नहीं है। तो आपका प्रिपरेशन क्लियर होना चाहिए, आ ई ऊ ये सब नहीं करना होता है, क्रिस्टल क्लियर बात बोलना है, आपके पास प्रेजेंटेशन है, आप बस उसको देखिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में बोलिए। पॉज लेने का भी जगह होता है, इससे पहले हम लोगों ने बात किया हुआ है ना, अब देखिए पॉज यहाँ पर है, 4th नंबर पे पॉज ही है, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। इफेक्टिव पॉज, यूज अ पॉज टू एम्फसाइज पॉइंट एंड गिव लिसनर टाइम टू अब्सॉर्ब द मैसेज। अब देखिए एक होता है पॉज जो आप इंटेंशनली लेते हैं, और ये जो लाइक ये अनइंटेंशनली होता है, आपको नहीं समझ आता कि अब क्या बोलूं, तो इसलिए आप ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ये नहीं करना, अवॉइड करना, इसके लिए प्रिपरेशन करके रखिए। क्लियर एंड कॉन्फिडेंट स्पीकिंग एनहांस योर प्रेजेंटेशन इन डिस्कशन, मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन मोर इंपैक्टफुल एंड परस्यूसिव, ठीक है। स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स एंड आर्ग्यूमेंट, अब स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स और आर्ग्यूमेंट कैसे करेंगे? आपको इस्तेमाल करना है प्री मॉडल का। प्री का मतलब पॉइंट रीजन एग्जाम्पल एंड पॉइंट रीजन एग्जाम्पल एंड पॉइंट। स्टार्ट विद योर मेन पॉइंट, आपका मेन पॉइंट आपको स्टार्ट करना है। प्रोवाइड रीजंस को प्रोवाइड करिए, बैक इट अप विद एग्जाम्पल एंड रीस्टेट योर मेन पॉइंट, यानी मेन पॉइंट बताइए, उसके लिए रीजन दीजिए, एविडेंस दीजिए
दीजिए, एनालिसिस दीजिए, जो भी आपके पास है, एग्जांपल्स दीजिए और फिर रीस्टेट करिए अपना मेन पॉइंट को। यानी आसान शब्दों में मेन पॉइंट बताया, अब लोगों को बताना है भाई क्यों इस मेन पॉइंट पे जाना है, रीजन, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, जो मर्जी आप दीजिए, फिर एक एग्जांपल दीजिए और मजीद उसको पुख्ता करने के लिए और मजीद उसको समझ में आए बंदे को, और फिर दोबारा से मेन पॉइंट पे जाइए कि भाई इसीलिए बोला था ना कि ये मेन पॉइंट सुनना है या ये मेन पॉइंट पे चलना है। ठीक है। एम्प्लॉय रूल्स ऑफ 3, एम फॉर 3 की आइडियाज व्हेन मेकिंग पॉइंट्स एज देयर इज द इजीएस्ट टू रिमेंबर एंड डाइजेस्ट। यानी रूल ऑफ 3 वाला इस्तेमाल करें आप। रूल ऑफ 3 का मतलब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है, जो आपके अप्रोच को सपोर्ट करता है या जो आपके अप्रोच का आउटकम है, उसको पॉइंट्स के सूरत में बताए, पॉइंट्स के शक्ल में बताए कि ये 3 पॉइंट्स है, बस इसको मान लेंगे तो मेरा पूरा का पूरा जो भी ऑब्जेक्टिव है या जो मेरा रीजनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करिए। इंट्रोड्यूस योर आर्ग्यूमेंट विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू फ्रेम योर पॉइंट। यानी पहले आप ऐसा ना करें, फॉर एग्जांपल मेरा एक ओपिनियन है अगर कुछ, तो मैं उस ओपिनियन को डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, पहले मैं कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा, माहौल क्रिएट करना पड़ता है कि ये कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में फिर आपको अपना आर्ग्यूमेंट रखना पड़ता है, तब जाके लोग उसको रिलेट, जिसको लोग कहते हैं रिलेटेबल, वो रिलेट तब कर पाते हैं। एंड देन समराइजिंग की पॉइंट्स, इसमें तो आपको ऑलरेडी पता है कि अपना की पॉइंट को समराइज करना है, जो आपका मेन आइडिया होता है। वेल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स इनहेंस द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन, मेकिंग इट मोर कोहेरेंट एंड फोकस्ड विद encourage further exploration of the topic. मैनेजिंग टाइम एंड टर्म टेकिंग, इसका भी आपको पता है कि भाई टाइम मैनेजमेंट जरूरी है और दूसरों को मौका भी देना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स है? टेक्निक सबसे पहले तो ये है कि भाई माइंडफुल टाइम लिमिट होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई टाइम लिमिटेड है, ये मेरा घर नहीं है कि मैं 24 घंटा बकता रहूं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सिग्नल व्हेन यू आर डन, जब आपका हो जाए तो आप बॉडी लैंग्वेज से, वर्बल क्लूज से इंडिकेट करें कि भाई मेरा हो चुका है, अब आप आके बात करें, और वो क्लू रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ओए चलो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी एक रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। इनकरेज इंक्लूसिविटी, जेंटली इनकरेज क्वेटर्स मेंबर्स टू शेयर देयर व्यूज। ठीक है, दूसरों को भी इनकरेज करना चाहिए कि अपना भी व्यूज आप दीजिए। ठीक है, यूज द टाइमर, टाइमर इस्तेमाल करना एक बहुत ही मतलब एक आप बोल सकते हैं कि प्रोफेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेशनलिज्म को। इन अ फॉर्मल डिस्कशन यूज अ टाइमर टू इंश्योर ऑल पार्टिसिपेंट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, या फिर आपके हाथ में अगर रिस्ट वॉच है उसको देखे, जरा देखते हुए बात करें। ठीक है, रिस्पेक्ट, अब उसको इतना ऑफ्टन में नहीं देखना कि हर 2 मिनट में आप रिस्ट वॉच की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है, इससे एंगेजमेंट खराब होगा। आपके जहन में एक होना चाहिए कि ये एक पूरा टॉपिक हम बनाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तो इसमें 10 मिनट लगता है, मेरे पास टाइम है 20 मिनट का, तो उस एक पॉइंट को खत्म करने के बाद आप देखेंगे। ठीक है, इन इस पे भी मैटर करता है ना। अब अगर आप इतना फ्रिक्वेंटली हर एक वर्ड, हर एक लाइन बोलने के बाद घड़ी देखेंगे, अपना वॉच देखेंगे, तो इससे डिस्ट्रैक्शन होगा और लोगों को लगेगा कि भाई आपका हो चुका, आपको नहीं बोलना है, कुछ टाइम देख रहे हैं आप। ठीक है, रिस्पेक्ट अदर्स स्पीकिंग टाइम, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि दूसरों का स्पीकिंग टाइम, दूसरों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैनेजिंग टाइम एंड टर्न टेकिंग कंट्रीब्यूट टू अ फेयर एंड इंक्लूसिव डिस्कशन मूवमेंट वेयर ऑल वॉइसेस आर अहेड एंड रिस्पेक्टेड। ठीक है, अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप क्वालिटी, आप लीडरशिप क्वालिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे करके? लीड बाय एग्जांपल, यानी पॉजिटिव बिहेवियर, एक्टिव लिसनिंग, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, ये अगर आपके अंदर रहेगा, खुद ब खुद लोग आपको एज अ लीडर के नजर से ही देखते हैं। इंकरेज पार्टिसिपेंट, दूसरे लोगों को इंकरेज करे, इनवाइट करे कि भाई आप आइए, अपना थॉट भी दीजिए। ठीक है, बिल्ड ऑन अदर्स आइडिया, एक्नॉलेज एंड एक्सपैंड अपॉन द कंट्रीब्यूट टू अदर, यानी ऐसा ना हो कि भाई जो मैं बता रहा हूँ बस वही हरफ आखिर है, बाकी जो बता रहे वो गलत है। जेन्युइनली अगर किसी का थॉट अच्छा है उस पर कंट्रीब्यूट करिए। ठीक है, रिमेन ओपन टू फीडबैक, फीडबैक के लिए आप रेडी रहना चाहिए। और फैसिलिटेट कंसिस्टेंस, हेल्प फाइंड कॉमन ग्राउंड व्हेन डिस्कशन बिकम पोलराइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है लीडरशिप क्वालिटी में, कि जब आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन या फिर डाइवर्सिटी या फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है ना, तो कॉमन ग्राउंड की तरफ लोगों को लाना ताकि सब एग्री कर जाए। Demonstrating leadership and teamwork enhance the quality of discussion and foster a positive group dynamics. Common mistake in group discussion. अब group discussion में common mistake क्या होता है? Pitfalls to avoid. अब देखिए 5 common mistakes होता है। Dominating the discussion. आप discussion में एक तरफ से लीडर बनना चाहते हैं, यानी लीडरशिप क्वालिटी तब नहीं आता जब आप खुद को लीडर बनाना चाहते हैं। लीडरशिप क्वालिटी तब आता है जब दूसरे आपको उस मकाम पे समझते हैं कि इसको लीडर बनाओ। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो जब आप डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी दिखाना चाहते हैं ना, तब जाके कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। जाहिर सी बात है, ये डोमिनेटिंग पर्सनालिटी दिखाना, देखिए एक होता है डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होना, दैट इज डिफरेंट इन अ पॉजिटिव वे। एक होता है कि आप डोमिनेटिंग पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, वो एरोगेंस को रिप्रेजेंट करता है, ना कि हम्बलनेस को। बहुत से लोग हम्बल है लेकिन उनका पर्सनालिटी बहुत डोमिनेंट है। ठीक है, और डोमिनेंसी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि लुक्स एंड फिजिक। डोमिनेंसी का मतलब इवन आपका वर्ड ऑफ स्पीच, आपका पॉज, आपका कामनेस, इवन आपका लुक, ये भी डोमिनेटिंग हो सकता है। अब डराने वाला नहीं, डोमिनेटिंग व्हेन आई सेड इट मींस प्रोफेशनल में। और सबसे बड़ी बात ये है
भाई सिंपल सी बात है, एक आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं ना, अगर आपको देखना है कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी कौन है इन एन पॉजिटिव सेंस, तो हर वो शख्स जब वो बात करे दूसरा खुद ब खुद खामोश हो जाए, इसलिए कि वो उसको इज्जत देते हैं, ये होता है डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, क्योंकि उसने इज्जत कमाया है, ठीक है, वो भी दूसरों को बोलने का मौका देता है, तभी लोग उसके बारे में खामोश हो जाते हैं। तो ये होता है इज्जत जो कमाना पड़ता है, जताने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। अच्छा, इंटरप्टिंग अदर्स, जो बिल्कुल नहीं करना, जैसे मैंने बताया अभी। लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नॉलेज, ये बहुत कॉमन चीज है कि लोग प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं करते, उनका नॉलेज प्रॉपर नहीं होता, फिर वो आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं और फिर मतलब उसको ईगो में ले लेते हैं, और सामने वाला सही भी हो तो भी उसको फिर रिजेक्ट करते हैं। इमोशनल रिएक्शन, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड इंटरफेयर विद कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। ठीक है, तो इमोशनल रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। बीइंग ओवरली एग्रेसिव और पैसिव, बहुत ज्यादा पैसिव भी नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है जो भी आप बोल रहे हो ठीक है यार, आपका आउटपुट खत्म हो जाता है वहां पर, आपका कंट्रीब्यूशन वेस्ट हो जाता है वहां पर अगर आप बहुत ज्यादा पैसिव हो जाते हैं। बहुत एग्रेसिव होते हैं, जाहिर सी बात, इसका मतलब आप दूसरे पर थोप रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही मानना है आपको, दोनों गलत है, बैलेंस करना जरूरी है। आप खुद से देखेंगे ना कि अगर हाँ उसके बाद सही है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। बाय रिकॉग्नाइजिंग दिस एरर्स एंड अडॉप्टिंग स्ट्रेटजीज टू अवॉइड देम, पार्टिसिपेंट कैन कंट्रीब्यूट मीनिंगफुल टू ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अच्छा, डोमिनेटिंग डिस्कशन में क्या क्या चीज होता है, देखिए क्या क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है। सप्रेस अदर वॉइसेस, जब आप डोमिनेट करते हैं ग्रुप में तो दूसरा का, यानी वो पॉजिटिव वे में नेगेटिव वे में, तो क्या होता है आपका आवाज रेज होता है, दूसरे का वॉइस को आप दबाने की कोशिश करते हैं। अनबैलेंस डायलॉग, फिर वो डायलॉग बैलेंस नहीं होता, अनबैलेंस हो जाता है। और नैरोइंग द स्कोप, लिमिटेड रेंज ऑफ टॉपिक आइडियाज एक्सप्लोर्ड, मतलब फिर वहां पूरा गड़बड़ हो जाता है ना, बेकार से हो जाता है, माहौल बेकार हो जाता है, लोगों को और कंट्रीब्यूट करने का मन नहीं करता। डोमिनेटिंग को अवॉइड कैसे करें, बी माइंडफुल ऑफ टाइम, टाइम का ध्यान रखें। एंगेजमेंट अदर, दूसरों के बात पे अगर आप एंगेज करेंगे ना तो कभी भी आपके अंदर ये वाला बात नहीं आएगा कि डोमिनेट करने का। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हाँ दुनिया का हर नॉलेज मुझे नहीं है, दूसरों को भी है, ये चीज जब आप जहन में आपके रहेगा ना, कभी भी आपके अंदर डोमिनेटिंग वाला पर्सनालिटी आएगा ही नहीं। क्योंकि जब भी दूसरा कोई बोलेगा आप ये सोचेंगे शायद इसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास नहीं आया, और आप इस चीज पे फोकस करेंगे कि मेरा नॉलेज कैसे इंक्रीज हो, इंस्टेड ऑफ कि मैं कैसे ग्रुप में लीडर बिकूं। ठीक है, पार्टिसिपेंट रिटेंशन, तो इसी तरीके से इंटरप्ट अदर। अब अदर को इंटरप्ट करने से क्या होता है, इंपैक्ट क्या पड़ता है, तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा फ्लो डिस्टर्ब होता है। और देखिए मतलब मेरे ख्याल से अगर प्रोफेशनल सेटिंग में कोई इंटरप्ट कर रहा है ना, तो ये तो प्रोफेशनलिज्म के बहुत ज्यादा अगेंस्ट होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगेंस्ट होता है। अंडरमाइन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन भी खराब होता है। और क्रिएटिंग टेंशन, इससे मतलब हर एतबार से आप बोल सकते हैं कि इंटरप्ट करने का मतलब है कि वो डिस्कशन बेकार हो गया, काइंड ऑफ। ठीक है, काफी सारा प्रॉब्लम्स आता है। प्रैक्टिस पेशेंस, पेशेंस का कमी है तो भाई प्रैक्टिस करिए पेशेंस को। ठीक है, ये पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए कि दूसरा खत्म करे तभी मैं बोलूं, और बहुत से लोगों के अंदर ये पेशेंस नहीं होता। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, नहीं होता, प्रैक्टिस करे, उसको अचीव करे। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा, नॉन वर्बल क्लूज का इस्तेमाल करना होता है, सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स, इससे आप समझ सकते हैं। नोटपैड में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है। लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नॉलेज, अब लैक ऑफ प्रिपरेशन नॉलेज अगर हो तो क्या इंपैक्ट होता है, लोअरिंग द क्वालिटी, यानी पूरा का पूरा डिस्कशन का क्वालिटी खराब हो जाता है। इंडोरिंग क्रेडिबिलिटी, यानी आपका क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाता है कि भाई क्या ही रिसर्च करके आए हो। और फ्रस्ट्रेशन टू अदर, और अब दूसरे बोलता है कि किसको मतलब बोलने के लिए भेज दिया आपने, कुछ तो पता है नहीं इसको, यानी ये सिनेरियो बन जाता है फिर। ठीक है, तो रिसर्च थॉरोली, अच्छे से रिसर्च करना जरूरी है। केयरफुल, क्लैरिफाई बिफोर हैंड, किसी को देने से पहले उसको क्लैरिफाई करना और की पॉइंट को फोकस करना या प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। इमोशनल रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इंपैक्ट ग्रुप डायनामिक, कैसे करके ये ग्रुप को इंपैक्ट करता है। डिरेलिंग द कॉन्वर्सेशन, क्या मतलब इसका, शिफ्ट फोकस अवे फ्रॉम द टॉपिक टूवर्ड पर्सनल फीलिंग, यानी इमोशनल इंपैक्ट, अगर आप इमोशनल इंपैक्ट सही जगह डाल रहे हैं तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर टॉपिक से अलग इमोशनल इंपैक्ट डालते हैं तो लोगों का फोकस उस इमोशनल इंपैक्ट को डिकोड यानी उसको समझने में जाता है, जो असल ग्रुप डिस्कशन का मकसद था उससे शिफ्ट हो जाता है। इंटिमिडेटिंग अदर कैन डिस्करेज अदर फ्रॉम शेयरिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इससे भी आप मतलब एक तरफ से मतलब आप अपना रिएक्शन बता के ये बोलना चाहते हैं कि दूसरे जो ओपिनियन देंगे वो ठीक नहीं है। ठीक है, डैमेजिंग रिलेशनशिप कैन हार्म रैपोर्ट बिटवीन ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, तो इमोशनल चीजों को कभी भी प्रोफेशनल चीज में नहीं डालना। पार्टिसिपेंट इमोशनल रेगुलेशन, यानी इमोशनल रेगुलेशन वगैरह यानी प्रैक्टिस करें, और क्या, फोकस ऑन फैक्ट्स नॉट फीलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप प्रोफेशनली बात करते हैं तो फैक्ट्स पे बात करें, फीलिंग्स पे नहीं। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, ब्रिंग ओवर योर एग्रेसिव और पैसिव, अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बहुत ज्यादा पैसिव ना हो, उससे भी ग्रुप के डायनामिक्स में फर्क पड़ता है। कैसे, एग्रेशन क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेसिव जैसे आप होंगे तो भाई कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पैसिवली लीड टू अनप्रोडक्टिव डिस्कशन, अगर आप बहुत ज्यादा पैसिव है, शैलो है, तो फिर ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट ही नहीं होगा, लोगों को एनर्जी ही नहीं मिलेगा कि भाई क्या बोल रहे हो, समझ ही में नहीं आ रहा, या फिर एक होता है ना कि मोटिवेटेड ही फील नहीं करेंगे लोग। इम्बैलेंस इन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में इम्बैलेंस होता है, अगर ये दोनों में से कोई भी हो ना तो प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा उसको। फाइंड द मिडिल ग्राउंड, मिडिल ग्राउंड को
फाइंड करे, रिस्पेक्ट अदर पर्सपेक्टिव, दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी रिस्पेक्ट दे, और एंगेज एक्टिवली, जब आप एक्टिवली एंगेज करते हैं तो पैसिव को आप मिटिगेट करते हैं, रिस्पेक्ट दूसरे का पर्सपेक्टिव को करते हैं तो एग्रेसिव को मिटिगेट करते हैं, और जब ये दोनों करेंगे तभी मिडिल ग्राउंड को फाइंड कर पाएंगे। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इन ग्रुप डिस्कशन, अब जो इवैल्यूएट करेंगे ना कैंडिडेट को, ग्रुप डिस्कशन आर कॉमन मेथड यूज्ड टू इवैल्यूएट कैंडिडेट्स सुटेबिलिटी फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स, जॉब रोल्स और other opportunities. Evaluators typically focus on specific competency that reflect an individual's community, problem solving, teamwork and leadership quality. तो किस तरीके से कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसपे वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। की 5 एरियाज या 5 की एरियाज ऑफ असेसमेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स, वो देखते हैं कि आपके अंदर अपना आइडिया को कितना क्लियर और एक्सप्रेस करने की एबिलिटी है, लिसनिंग कैपेबिलिटी कैसा है, और इंगेज कितना इफेक्टिवली आप करते हैं। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये वो चेक करते हैं, एबिलिटी टू असेस इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली एंड प्रोवाइड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। टीम वर्क एंड लीडरशिप क्वालिटी, द एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विद अदर एंड गाइड डिस्कशन कंस्ट्रक्टिवली। टाइम मैनेजमेंट आपको आता है कि नहीं आता, एबिलिटी टू मैनेज स्पीकिंग टाइम एंड कीप डिस्कशन ऑन ट्रैक। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस, एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड प्रपोज यूनिक आइडियाज। अंडरस्टैंडिंग दिस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इज अ क्रूशियल फॉर पार्टिसिपेंटिंग, इट्स हेल्प देम प्रिपेयर एंड परफॉर्म इफेक्टिवली। अब कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है, जैसे हमने ऊपर बताया ना यहाँ पर, कि ये बेसिकली 5 स्किल्स है जो असेसमेंट में देखा जाता है। तो अब एक एक करके हम लोग इसको खोल रहे हैं बेसिकली। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इवैल्यूएशन में क्यों टाइम यानी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में। तो सबसे पहले तो उसमें क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होता है, एक्टिव लिसनिंग है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यानी कम्युनिकेशन का जरूरत और इंपॉर्टेंस इसीलिए होता है असेसमेंट में क्योंकि उसमें ये 3 चीज पाया जाता है, क्लैरिटी, प्रिसीजन, एक्टिव लिसनिंग और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अगर कम्युनिकेशन में से आपने वर्बल कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा तो वर्बल कम्युनिकेशन वाला पॉइंट देखेंगे तो ये सब चीज उसमें कवर हो जाएगा। एबिलिटी टू आर्टिकुलेट आइडिया फ्रिक्वेंटली विद अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन्स, अब ये सब हमने वहां डिस्कस किया है कि वर्बल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज टोन्स का क्या मतलब होता है। एक्टिव लिसनिंग डेमोन्स्ट्रेट बाय रिस्पॉन्डिंग एंड बिल्ड टू अदर्स पॉइंट, एंड इफेक्टिव यूज ऑफ नॉन वर्बल क्लूज टू सपोर्ट मैसेज। टिप फॉर इंप्रूवमेंट, प्रैक्टिस एक्सप्रेसिव आइडिया क्लियरली, वर्क ऑन लिसनिंग स्किल्स एंड बी माइंडफुल ऑन नॉन वर्बल सिग्नल्स। एनालिटिकल स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये ग्रुप में क्या इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहले इवैल्यूएट आर्गुमेंट, पार्टिसिपेंट एनालाइज डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अलग अलग पर्सपेक्टिव आपके सामने आता है, उसमें से आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करना होता है विदाउट बायस्ड होके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है विदाउट बायस्ड। क्रिटिकल थिंकर कंसिडर ऑल एस्पेक्ट इशू बिफोर द ओपिनियन, आपको ओपिनियन फॉर्म करने से पहले बाकी तमाम चीजों को एनालाइज करना जरूरी है। अगर आप पहले ओपिनियन देते हैं तो इसका मतलब आप बायस्ड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना, ठीक है। ये सब चीज इंपैक्ट करता है ग्रुप डिस्कशन में अगर एनालिटिकल और क्रिटिकल इवैल्यूएशन आपके अंदर हो। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कोर इशू एंड एनालाइज देम लॉजिकली, ऑफरिंग सॉल्यूशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट बाय एविडेंस और रीजनिंग, चैलेंज फ्लॉज आर्गुमेंट इन द कंस्ट्रक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल मैनर। टिप फॉर इंप्रूवमेंट, engaging in activities requiring critical skills, practice breaking down complex topic and develop the habit of questioning assumption. Teamwork and leadership evaluation, अब टीमवर्क और लीडरशिप evaluation क्यों किया जाता है, ये ग्रुप में कैसे इंपैक्ट करता है। सबसे पहले तो ये अप्रोच करता है कोलैबोरेटिव अप्रोच, यानी लोगों को अलग अलग ओपिनियन देने के लिए आप अप्रोच करते हैं कि आपका ओपिनियन का भी हमें रिस्पेक्ट है, आप बताओ, ठीक है। दूसरा बात है लीडिंग कंस्ट्रक्टिवली, लीडरशिप मीन गाइडिंग डिस्कशन कंस्ट्रक्टिवली नॉट डोमिनेटिंग, जैसे मैंने पहले बताया था, और बैलेंसिंग असर्टिवनेस एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। गुड लीडर असिस्ट ओपिनियन व्हाइल रिस्पेक्टिंग अदर। एबिलिटी टू एंगेज विद अदर एंड फोस्टर कोलैबोरेटिंग एटमॉस्फेयर, ये बेनिफिट होता है बेसिकली। इवैल्यूएट कैसे करेंगे आप, कैसे इवैल्यूएट किया जाता है बेसिकली। डेमोन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप बाय गाइडिंग डिस्कशन कंस्ट्रक्टिवली, इस तरीके से शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स कंट्रीब्यूशन एंड encourage balanced participation. Tips for improvement, work on a balance, assertiveness and collaboration, practice leading discussion and avoid conflict and develop conflict resolution skills. टाइम मैनेजमेंट को क्यों देखा जाता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इससे कंट्रीब्यूशन एफिशिएंट हो सकता है, ठीक है। दूसरा, कीप द ग्रुप ऑन ट्रैक, ग्रुप को ऑन ट्रैक पर रखा जा सकता है, दूसरी जगह आप नहीं निकल जाएंगे, यानी दूसरा टॉपिक पे नहीं स्टार्ट हो जाएंगे। अवॉइड टाइम वेस्टिंग, टाइम वेस्ट करने को अवॉइड किया जाएगा। ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट का मकसद ही ये होता है ना, एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली एंड कॉन्साइजली विद इन द टाइम लिमिट, कंट्रीब्यूटिंग विदाउट इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ dominating the conversation, helping the group stay focused on key issue within the allocated time. अब इसका इंप्रूवमेंट का टिप्स, प्रैक्टिस समराइजिंग पॉइंट कंसाइजली, बी माइंडफुल ऑफ टाइम लिमिट एंड लर्न प्रायोरिटाइज की पॉइंट्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इवैल्यूएशन, ये ग्रुप में क्या इंपैक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ग्रुप में लाता है, अगर आपके पास इनोवेटिव माइंड है तो आप यूनिक सोल्यूशन लाते हैं। इनहैंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को ये मजीद इनहैंस करता है क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन को इनहैंस यानी एक्सप्लोर करता है। ब्रेकिंग कन्वर्सेशनल थिंकिंग, कन्वेंशनल थिंकिंग जो होता है ना उसको ब्रेक करता है, न्यू आइडिया न्यू चीजों को लेके आता है, इनोवेशंस पे बिलीव करता है, ठीक है। एबिलिटी टू ऑफर यूनिक इनसाइट और अप्रोचेस टू द टॉपिक, प्रपोजिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन टू
problem or the challenges, encouraging the group to explore new idea and break from conventional thinking. इसको improve करने का tips क्या है? Engaging in activities that simulate creativity. ऐसा activities में engage करें जिसमें creativity को simulate किया जाता है. Practice thinking of alternative solution and encourage creative thinking in a group setting. अब group discussion के लिए prepare कैसे करके करेंगे? ठीक है, ये सब तो हम लोग समझ गए, लेकिन अच्छा ग्रुप डिस्कशन कर सके प्रिपरेशन कैसे करेंगे? उसके लिए 4 की स्ट्रेटेजीज है। रिसर्चिंग कॉमन टॉपिक्स को रिसर्च करना, इससे आपको नॉलेज होगा। दूसरा, प्रैक्टिसिंग मॉक ग्रुप ग्रुप डिस्कशन, सिमुलेटिंग द एक्चुअल ग्रुप डिस्कशन एक्सपीरियंस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड आइडेंटिफाई वीकनेस। यानी ये हमने उस पर डिस्कस किया था ना, वर्बल कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन वाले में डिस्कस किया था हमने कि किस तरीके से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना और उसके लिए प्रैक्टिस करना जिसमें आपका नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस, यानी नर्वसनेस को कमाएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। बिल्डिंग जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी वही नॉलेज आता है, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस को डेवलप करना। डेवलपिंग अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वेरियस सब्जेक्ट। इनहैंसिंग सॉफ्ट स्किल, यानी इंप्रूविंग इंटरपर्सनल इफेक्टिव थॉट्स, प्रैक्टिस एंड फीडबैक, यानी जो भी चीज सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है उसको इंप्रूव करना। इफेक्टिव प्रिपरेशन इन्वॉल्व नॉट जस्ट acquiring knowledge but also refined soft skill practicing in realistic scenarios and stay informed about current event। अब सर्चिंग कॉमन टॉपिक्स में क्या क्या मैटर करता है, यानी अब मजीद आप देखें ना, हम लोग उसको खोल रहे हैं बेसिकली। सर्चिंग कॉमन टॉपिक्स में क्या क्या है? कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको, जिस चीज पे आपको बात करना है। फैक्ट बेस्ड आर्ग्यूमेंट आपको देना है, तो उसके लिए आपको देखना होता है जिसमें आता है क्रेडिबल डेटा, स्टैटिस्टिक्स, एग्जांपल, सपोर्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। एंटिसिपेटिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, जो भी काउंटर आर्ग्यूमेंट या रिस्पॉन्स आएगा उस पर आपको जवाब देना पड़ता है। की एरिया टू रिसर्च, कहाँ रिसर्च कर सकते हैं? करंट अफेयर में सर्च करेंगे, यानी ग्लोबल, नेशनल, लोकल न्यूज, पर्टिकुलरली इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोशल मूवमेंट। डिपेंड करता है आपका टॉपिक के ऊपर। इंडस्ट्री स्पेसिफिक टॉपिक है, अगर ट्रेंड है, इनोवेशन है, चैलेंज है, केस स्टडी है, रिलेवेंट फील्ड, वो देखेंगे। और जनरल नॉलेज टॉपिक देखेंगे, इन्वायरमेंटल, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फॉर्म। ठीक है, यानी ये 3 स्टेप्स ऑफ रिसर्च हो गए। ये काफी एकेडमिक लेवल पे चलेगा, बट मैंने बता दिया आपको कि अगर इफेक्टिव सर्चिंग करना है तो फिर काफी सारा सिनेरियोस को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रैक्टिस अ मॉकअप इंटरव्यू, यानी मॉकअप इंटरव्यू रखना अच्छा होता है कि इसमें एक प्रैक्टिस हो जाता है आपको। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे मॉकअप एग्जाम, मॉकअप टेस्ट भी किया जाता है, मॉकअप इंटरव्यू उस तरीके से। सिमुलेटिंग अ रियल सिनेरियो, प्रिपेयर कैंडिडेट टू थिंक और रिएक्ट क्विक इन रियल टाइम, यानी आप मॉकअप इंटरव्यू इसलिए करते हैं ना ताकि फर्स्ट टाइम जो गलती आप करने वाले थे रियल इंटरव्यू में या रियल ग्रुप डिस्कशन में, वो आप मॉकअप में करके सीख जाए, आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। बिल्ड कॉन्फिडेंस, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओवरऑल इनिशियल जो नर्वसनेस होता है ना और हेजिटेशन होता है वो कम हो जाता है। आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, इससे आपको मालूम चल जाता है कि कौन कौन से एरिया में आपको इंप्रूवमेंट करना होता है। ठीक है, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ मॉकअप ग्रुप इंटरव्यूज। रिकॉर्ड एंड रिव्यू सेशंस, ठीक है, रिव्यू और रिकॉर्ड सेशंस कर सकते हैं आप इस तरीके से। ग्रुप डिस्कशन विद पीयर्स, मेंटोर्स से सीख प्रोफेशनल फीडबैक, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्ड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इसमें क्या आता है? द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल नॉलेज। क्यों? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, जनरल नॉलेज आपको हमेशा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो भी टेक्निकल डोमेन में है ना, ब्रॉडर चीज हो सकता है आपको ना पता हो, तो जनरल नॉलेज हमेशा आपको ब्रॉडर डोमेन का आइडिया देता है। कनेक्टिंग आइडियाज अक्रॉस फील्ड, इससे क्या होता है ना, आप अलग अलग फील्ड में जनरल नॉलेज का आइडिया को कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो ब्रॉडर है ना, तो ओवरलैप करता है बहुत टाइम। स्टेइंग करंट एंड रेलिवेंट, अच्छा, करंट जो सिनेरियो यानी अप टू डेट रहने, जिसको हम लोग बोलते हैं, अप टू डेट रहना भी जरूरी होता है। व्हाई बिल्डिंग जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज क्यों बिल्ड करेंगे? रीड वाइडली, यानी ब्रॉडर ग्राउंड में आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स, बुक्स एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स अक्रॉस डिफरेंट जॉनरास, फॉलो रिलायबल न्यूज सोर्स, स्टे इन्फॉर्म अबाउट मेजर इवेंट्स एंड ट्रेंड्स, यानी अप टू डेट रहना। इंगेज इन कॉन्वर्सेशन, डिस्कस करंट इवेंट विद फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग, यानी उस चीज को अपने लाइफ में भी अप्लाई करना, तब जाके आपको आदत रहेगा ना। एक्सप्लोर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, TDS है, कोर्सेरा है और ये बहुत सारा है। ठीक है, इनहैंसिंग सॉफ्ट स्किल, अब सॉफ्ट स्किल इनहैंस करने से मुराद क्या है? वही जो हम लोग अभी कर रहे हैं इस पूरे कोर्स में। एक्टिव लिसनिंग हो गया, एम्पैथी हो गया, एम्पैथी को भी हमने डिस्कस किया हुआ, कोलैबोरेशन, टीम वर्क हो गया और इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया। पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन, जिससे आपका सॉफ्ट स्किल इनहैंस हो सकता है दूसरों को देखकर। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग अगर आप एवरीडे करते हैं प्रॉपर एक स्ट्रक्चर कॉन्वर्सेशन में, तो आपका सॉफ्ट स्किल इनहैंस होता है। और सीक फीडबैक। एग्जांपल ऑफ ग्रुप डिस्कशन टॉपिक, अब ग्रुप डिस्कशन का कुछ टॉपिक्स है जिसका एग्जांपल यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स है, जैसे कि रिसेंट इवेंट के बारे में, उसका सिग्निफिकेंस और इंप्लीमेंटेशन पे बात करना है। सोशल इशू, कंटेम्परेरी सोशल चैलेंजेस एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस। बिजनेस एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे कि मार्केट डायनामिक्स, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। एथिकल डिलेमास, मोरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड ट्रेड ऑफ बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, by practicing with these examples, candidate can develop the skill needed to navigate complex discussion with confidence and clarity। यानी ये कुछ ऐसा टॉपिक है ना जो अलग अलग ब्रॉडर
डोमेन को टच करता है, अलग अलग बड़े बड़े ब्रॉडर डोमेन को टच करता है। तो इनमें अगर आप रिसर्च करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा एबिलिटी आपके अंदर आता है कि आपका जो भी ग्रुप डिस्कशन होगा ना, उसको आप कहीं ना कहीं हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, यानी आसान शब्दों में आप ये बोल सकते हैं ना कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है आपको मालूम होना चाहिए, ऊपर ऊपर से बेसिक लेवल पे। करंट अफेयर टॉपिक में क्या आ जाता है, एग्जाम्पल टॉपिक, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस से मुराद ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पॉलिसीज और लॉ कि किस किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना एथिकल माना जाएगा। जब से डीप फेक वगैरह आया तब से गवर्नमेंट में अभी इसका मतलब चल ही रहा है, कोई ऐसा फिक्स रूल सब कंट्री के गवर्नमेंट में नहीं आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, फ्यूचर में आने वाला है। द इकोनॉमिक रिप्रिकॉशन एंड ज्योग्राफिकल टेंशन, इस तरीके से पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक्स रिकवरी स्ट्रेटेजीज वगैरह। दिस टॉपिक रिक्वायर पार्टिसिपेंट टू हैव अप टू डेट नॉलेज एंड एबिलिटी टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज। सोशल इशू के ऊपर कुछ टॉपिक है यहाँ पर, जैसे कि द रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिजिंग इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी इन वर्क स्पेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड इट्स स्टिग्मा इन सोसाइटी, सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन यूथ मेंटल हेल्थ। ठीक है, दिस टॉपिक रिक्वायर पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सोशल डायनामिक्स एंड प्रपोज थॉटफुल सॉल्यूशंस। यानी जब आप करंट अफेयर के ऊपर डिस्कस करते हैं ना, तो बहुत सारा टॉपिक आपके जहन में आ जाता है, एक ब्रॉडर नॉलेज आपको मिलता है। सोशल टॉपिक डिस्कस करते हैं तो सोशल में भी बहुत सा टॉपिक है जिसका ब्रॉडर नॉलेज आपको मिलता है। बिजनेस और इकोनॉमी टॉपिक में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर द राइज ऑफ डिजिटल करेंसी एंड देयर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द गिग इकोनॉमी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। दिस टॉपिक रिक्वायर पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड बिजनेस प्रैक्टिस। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट टॉपिक में अगर आप जाएंगे, द इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन ऑन एम्प्लॉय, जिसमें आपको पता है जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में लोग बोल रहे हैं कि भाई जॉब खत्म है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, अगर आप एकदम बेसिक लेवल पे है कि भाई आप डेटा एंट्री कर रहे हैं, फिर तो आपका जॉब खत्म हो चुका। ठीक है, अपने लेवल को इंक्रीज करिए अगर आप नहीं चाहते जॉब खत्म ना हो, आपको दुनिया के साथ साथ एडवांस होना पड़ेगा। अब जो काम एक चैटबॉट फ्री में कर सकता है, लोग आपको क्यों पैसा देंगे उस काम के लिए। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स रोल में है तो फिर वो आपका जॉब नहीं ले सकता, उतना भी अभी एआई एडवांस नहीं हुआ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग अभी मैं कर भी रहा हूँ, तो डीप लर्निंग जनरेटिव एआई तो उतना आगे नहीं बढ़ा है अभी। ठीक है, इतना आगे बढ़ा है कि अगर कोई डेटा एंट्री कर रहा है सिर्फ स्प्रेडशीट में, या फिर एक बंदा लोगो बना रहा है, हाँ फिर आपका जॉब तो गया, समझ लो लोगो वोगो पर खत्म है। यानी अब एआई कर लेगा वो सब इजी। ठीक है, एक लोगो बनाना हो गया, यूट्यूब के लिए एक बैनर बना के दे दो। ठीक है, कुछ हद तक एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग को भी कैप्चर किया है, बट पूरा पूरी नहीं, छोटा मोटा लेवल पे आप बोल सकते हैं एसईओ भी कर देता है, और बहुत अच्छा से नहीं, अगेन एसईओ वाला जॉब नहीं जाएगा अभी, बट ठीक है कुछ हद तक कैप्चर किया हुआ है। सेम एज अब अगर आप वेब डेवलपर है और आप सिर्फ एक घड़ी बनाते हैं अगर प्रोजेक्ट में, या फिर आप एक कैलकुलेटर बनाते हैं, तो फिर आप जॉब में नहीं जाए तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट तो अब चाहिए नहीं होता है। आपको इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स दिखाना होता है वहां पर, आपको ऐसा चीज बनाना होता है, कॉम्प्लेक्स चीज जो एआई ना बना सके। ठीक है, या एटलीस्ट अगर आप फ्रेशर में ये नहीं कर सकते तो आपके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि आप न्यू चीजों को सीख ले जल्दी। ठीक है, और उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। इस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोल शेपिंग इन द फ्यूचर, एथिकल कंसर्न सराउंडिंग द यूज ऑफ बिग डेटा। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा में एथिकल कंसिडरेशन काफी ज्यादा आता है। द फ्यूचर ऑफ रिमोट वर्क इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ठीक है, दिस टॉपिक रिक्वायर पार्टिसिपेंट टू बैलेंस टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एथिकल कंसिडरेशन। अब एथिकल डिलेमा टॉपिक जैसे कि शुड जेनेटिक इंजीनियरिंग बी यूज्ड टू डिजाइन बेबीज। ठीक है, अब बहुत से लोग के लिए ये फील्ड बहुत ही मतलब एकदम अलग होगा, तो जस्ट टू हैव अ नॉलेज ऑन दिस ये जरूरी होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, अगर मैं जस्ट थोड़ा सा मतलब जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए मैं यहाँ से बताऊं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ डायरेक्ट लेबोरेटरी बेस्ड मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड डीएनए इंक्लूडिंग एडिंग, डिलीटिंग एंड अल्टरिंग जीन्स टू क्रिएट डिजायरेबल ट्रीट्स। मतलब ये है आसान शब्दों में कि आप दो अलग अलग जीन्स, दो अलग अलग जेनेटिक्स, दो अलग अलग डीएनए को मिलाकर कुछ एक बनाते हैं पर्पसफुली, वो है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। यानी जेनेटिक्स के डोमेन में आज जो काम हो रहा है ना, वो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एक बड़ा आप बोल सकते हैं कि मतलब जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया जा रहा है। बाकी इसमें काफी सारा कुछ एप्लीकेशन में आ जाता है, दैट इज टोटली डिफरेंट। मेडिसिन के अंदर एक स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए, यानी जो साइंस में डॉक्टरी और उस डोमेन से आते हैं, यानी डॉक्टरी मेडिसिन भी खुद अलग अलग ब्रांचेस में, ये वहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस है, उनमें से एक नया, और ये इमर्जिंग ब्रांच में से है, याद रखिए ये इमर्जिंग ब्रांच में से, ये जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमर्जिंग ब्रांच में से है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इमर्जिंग ब्रांच में से है, क्वांटम कंप्यूटर इमर्जिंग ब्रांच। जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब ये है कि अभी इसमें एडवांसमेंट हो रहा है, ये अपने चरम सीमा में नहीं पहुंचा, ये अपने पीक पर नहीं पहुंचा। ठीक है, तब आप बोलेंगे भाई हर डोमेन तो इमर्ज हो रहा है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर वाला डोमेन अगर आप देखें, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर वाला, तो वो अपने पीक पर है, अभी वो अपने पीक पर, आप सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल कर
कर पा रहे, तो पीक पर है वो, ठीक है। यानी काफी हद तक पोटेंशियल इस्तेमाल किया है, इवन आपको उसका लिमिटेशन भी मालूम चल गया है। और क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर क्यों खोज हो रहा है, खोज क्या मतलब, क्वांटम कंप्यूटर तो है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का रियल वर्ल्ड यूजेज के लिए लोग क्यों इतना रिसर्च कर रहे हैं, क्वांटम सर्किट्स और क्वांटम प्रोग्रामर का डिमांड बढ़ रहा है, उसका पीछे रीजन ही है ना कि जो आपका कंप्यूटर है 1 2 जो करंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चलता है, उसका लिमिटेशन हमें मालूम चल चुका है। तो विदाउट पीक पे जाए, विदाउट चरम सीमा पे पहुंचे, आप लिमिटेशंस पता ही नहीं कर सकते। तो जब हम लोग उसका लिमिटेशंस पता कर चुके कि यही एक पोटेंशियल ऑप्शन है, इतना ही हो सकता है इससे, इसके बाद इसका क्षमता खत्म है, तब हम लोग इनोवेशंस और डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं ना। तो जो इमर्जिंग फील्ड्स होते हैं वो अपना पीक तक को नहीं पहुंचा होता, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक अपने पीक को नहीं पहुंचा। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए, टेक्स्ट बेस्ड तो चलो अच्छा खासा चल रहा है, इसी तरीके से इमेज के ऊपर आप देखिए अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन वीडियो के ऊपर अभी बहुत लो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वीडियो जनरेशन में बहुत पीछे है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस हिसाब से वो इमेज और टेक्स्ट पे काम करता है उस हिसाब से, क्योंकि हमारे पास उस लेवल का टेक्नोलॉजी है नहीं अभी जो वीडियो में बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सके, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। इसी तरीके से डेटा प्राइवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी, एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑटोनोमस व्हीकल्स, is capital punishment justifiable in modern society? These topics require participants to consider multiple ethical framework and articulate well reasoned position, ठीक है। So let's sum up, बहुत कुछ हमने पढ़ लिया, दिमाग के ऊपर से उड़ उड़ के जा रहा है सब चीज, सबको दोबारा से दिमाग के अंदर लेके आते हैं। In this unit we explore the critical aspect of a group discussion, हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप डिस्कशन के बारे में, और ग्रुप डिस्कशन को एक्सप्लोर करे, उसका क्रिटिकल एस्पेक्ट को देख रहे थे। एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी सेक्शन प्रोसेस, यानी सिलेक्शन प्रोसेस का ये इंटीग्रल पार्ट है। वी बिगिन बाय डिफाइनिंग group discussion and understanding the purpose and importance in assisting candidates communication analytical and teamwork framework skills, यानी टीमवर्क और टीमवर्क स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स, कैंडिडेट का कम्युनिकेशन स्किल्स को पता करने के लिए ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। इसका पर्पस, इसका इंपॉर्टेंस हमने देखा। की पॉइंट क्या हमने कवर किया इस पे, सबसे पहले हमने कवर किया कि बहुत से टाइप के ग्रुप डिस्कशन होते हैं, जैसे कि टॉपिक बेस होते हैं, केस स्टडी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, बट ये कुछ फेमस है। उसके बाद की रोल्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन में की रोल्स होते हैं लोगों का, कोई मॉडरेटर, कुछ मॉडरेटर्स होंगे, कुछ आपके पार्टिसिपेंट होंगे, यानी एक मॉडरेटर होगा या कुछ मॉडरेटर होगा, कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे, कुछ ऑब्जर्वर होंगे ग्रुप डिस्कशन में, सभी नहीं बोलते रहते, ठीक है। इसेंशियल टेक्निक होता है कुछ इफेक्टिव पार्टिसिपेंट के लिए, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग वगैरह, स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स वगैरह, जिसका तफसील हमने देखा। कॉमन मिस्टेक्स होता है कुछ, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज होता है कि आप ग्रुप डिस्कशन को सक्सेसफुली कर सके उसके लिए, और कुछ एग्जाम्पल टाइप्स टॉपिक दिया जिसमें लोग प्रैक्टिस कर सके, जिसमें करंट अफेयर्स और एथिकल डिलेमास ऐड है। बाय अंडरस्टैंडिंग दीज एस्पेक्ट, पार्टिसिपेंट कैन एनहांस देयर परफॉर्मेंस इन ग्रुप डिस्कशन एंड मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस। अब कुछ इस यूनिट से रिलेटेड एक्सरसाइज जिससे आप अपना स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। डिफाइन द ग्रुप, अब ये क्वेश्चन है, डिफाइन ग्रुप डिस्कशन एंड एक्सप्लेन देयर पर्पस इन सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपको बताना है। व्हाट की स्किल आर टिपिकली असेस्ड ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टॉपिक बेस्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप डिस्कशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मॉडरेटर, पार्टिसिपेंट एंड ऑब्जर्वर्स इन ग्रुप डिस्कशन, लिस्ट एंड डिस्क्राइब टेक्निक फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेंट इन ग्रुप डिस्कशन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कॉमन मिस्टेक मेड ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन, व्हाट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आर टिपिकली यूज्ड टू assess performance in group discussion, how can candidate prepare effectively for group discussion, provide example of group discussion topic based on current affairs, social issue and technological advancement, why it is important to balance leadership and teamwork during group discussion. These exercises will help reinforce your understanding of a group discussion and prepare you for effective participant. Most of the लोग, मुझे पता है कि ये जो पूरा कोर्स देख रहे होंगे वो अपना सेमेस्टर पास करने के लिए देख रहे होंगे। दैट्स फॉर द रीजंस व्हाई हमने जो टॉपिक भी पिक किया है ना, वो मोस्टली इस एतबार से पिक किया है कि आप उसको बना के लिख सके, ना कि कॉपी पेस्ट करें। और यहाँ पर कुछ टेस्ट इसीलिए मैंने आप करी, यानी कुछ टेस्टिंग क्वेश्चंस दिया है, ताकि अगर आप इसका जवाब दे सके या आप सोच सके तो इसका मतलब है कि आप लिख भी पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्रैश कोर्स। नेक्स्ट जो क्रैश कोर्स आएगा वो हमारा एंड क्रैश कोर्स होगा, और उसमें हम लोग कोई भी टेक्निक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, उसमें एथिक्स या एथिकल पर्सपेक्टिव के बारे में ज्यादा डिस्कस होगा, इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक्स एंड ऑल दैट। बट वहां पर हम लोग ये मर्ज और कंक्लूड करेंगे ना कि किस तरीके से ये जो पूरा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का टॉपिक और एक फन और एक सब्जेक्ट और एक फील्ड है, सीखने का एक स्किल है, इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं एथिक्स को समझते हुए। तो अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।